रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ओके, सो टॉपिक अपना है हाइपरवाइजर एंड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। लिनक्स को पढ़ने के पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हाइपरवाइजर क्या है, वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम हमारी मशीन को रन कराने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आती है कि देखिए, अगर हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है तो उसको दो तीन तरीके हो सकते हैं चलाने के। पहला क्या है कि आपके में वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो, जैसे कि हमारे में विंडोज 10 11 चल रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक सिस्टम के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो, जिसको हम डुअल बूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसके अंदर लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकता हूं। सिस्टम ऑन करूंगा तो मुझे पूछेगा विंडोज चालू करना है या लिनक्स, ठीक है। डुअल बूट शायद आपने किया भी होगा, तो वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन डुअल बूट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अभी जैसे कि हम टेस्टिंग करेंगे आगे चल के, तो एक हमारी अटैकिंग मशीन रहेगी और दूसरी रहेगी विक्टिम मशीन। अटैकिंग से अटैक करेंगे, विक्टिम पे अटैक किया जाएगा। तो अगर इस केस में अगर आप अटैक करना है डुअल बूट करते हैं तो एक सिस्टम में तो एक ही चीज रहेगी, तो हमें दो सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो वो चीज हम नहीं करना चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। वर्चुअलाइजेशन में हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें कि हम अलग अलग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। मान लो विंडोज कर लिया, काली कर लिया, पैरट कर लिया, अलग अलग। अब वर्चुअलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी है, तो पहली बात तो ये है कि वर्चुअलाइजेशन बेसिकली हमें मल्टीपल मशीन यूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। मल्टीपल मशीन रन करा सकते हैं। इसके बाद हम हमारे हिसाब से हम एलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेस, ठीक है। यानी कि मुझे जितनी जीबी रैम देनी हो, जितनी स्टोरेज देनी हो, वो मैं बना सकता हूँ। तीसरा फायदा ये होता है कि हमें एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट मिल जाता है। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, आइसोलेटेड मतलब सब चीजों से कटा हुआ, ठीक है, जिसका दूसरों से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसका हमारी जो मेन सिस्टम पे जो मशीन है उससे कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है एक तरीके से, ठीक है। वो नेटवर्किंग की बात अलग है, नेटवर्क सेटिंग करेंगे तो एक दूसरे से कनेक्शन बना लेगी, लेकिन उसका डायरेक्ट कोई ऐसा कनेक्ट नहीं रहता है वो। तो अगर हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी गड़बड़ करते हैं, मशीन करप्ट हो गई, उसका हमारे मेन मशीन पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तीसरे चौथे फायदे ये रहते हैं कि अगर हमें माइग्रेट करना हो, ठीक है, माइग्रेट करना हो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे कि मान लीजिए मेरे इस पे काली मशीन है और मैं चाहता हूं आपको देना, अगर हमारे सिस्टम मेन सिस्टम में इंस्टॉल होगी तब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को मैं आपको पेन ड्राइव के जरिए जैसे मैं आपको दे दूं, आप आपके में ओपन करो, वो ऐसा एज इट इज चलने लगेगा, ठीक है। तो माइग्रेशन में भी हमें हेल्प कर देता है, और भी इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो मल्टीपल मशीन्स एलोकेटेड, रिसोर्स एलोकेशन इजी हो जाता है, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट हमें मिल जाता है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारा, ठीक है। और इसमें और भी देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, तो ये कुछ फायदे होते हैं वर्चुअलाइजेशन के। अब देखो, जब हमें वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है, तो हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से हम वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट बना पाए और उसके अंदर हमारी मशीन्स को रन कर पाए, ठीक है। तो जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन या वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए या वर्चुअल मशीन रन कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है टू रन वर्चुअल मशीन्स,
ठीक है, VMware हो गया, Oracle वर्चुअल बॉक्स हो गया, ये सब हाइपरवाइजर के एग्जाम्पल है। अब हाइपरवाइजर हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए मैं एक बार इधर आ जाता हूँ गूगल पे, हाइपरवाइजर, ठीक है, तो ये आ गए हाइपरवाइजर। अब ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी, फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। अब देखो हाइपरवाइजर दो टाइप के होते हैं, ये जो मैंने आपको बताया VMware, Oracle, ये हाइपरवाइजर के टाइप नहीं है, ये हाइपरवाइजर के कुछ एग्जांपल है, ठीक है। हाइपरवाइजर दो टाइप के होते हैं, पहले का नाम है टाइप 1, दूसरे का नाम है टाइप 2, ठीक है। अब दोनों के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। क्या होता है, द हाइपरवाइजर रन डायरेक्टली ऑन द अंडरलाइंग होस्ट सिस्टम, इट इज नोन एज नेटिव हाइपरवाइजर और बेयर मेटल हाइपरवाइजर, इट डज नॉट रिक्वायर एनी बेस ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि देखो अभी हम जो VMware में रन कर रहे हैं, हो क्या रहा है, ये रही हमारी फिजिकल मशीन, ठीक है, ये रही फिजिकल मशीन। अब इस फिजिकल मशीन में क्या है, इस मशीन के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है मेरे में विंडोज 11 है, तो विंडोज 11 इंस्टॉल है। अब इस विंडोज 11 के अंदर हमने क्या किया, एक विंडोज 11 के अंदर हमने बेसिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो हमारी हो गई मशीन, फिजिकल हार्डवेयर हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस विंडोज 11 के ऊपर हमने क्या किया, हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, हाइपरवाइजर को इंस्टॉल किया, मान लीजिए VMware को कर दिया, तो ये क्या है, ये हाइपरवाइजर है, ठीक है। अब इस हाइपरवाइजर के अंदर हम हमारी मशीन क्रिएट कर सकते हैं, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 4, नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब एक चीज देखना यहाँ पे कि इस टाइप का जो आता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब हम किसी हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं, तो इस टाइप के हाइपरवाइजर को हम बोलते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर, ठीक है। अब इसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फायदे नुकसान क्या है कि देखिए, ये जो हमारा फिजिकल हार्डवेयर चल रहा है, इसके ऊपर विंडोज 11 चल रही है, ठीक है। अब ये जो विंडोज 11 के ऊपर VMware हमने चला लिया, ठीक है, चलिए, अब ये जो विंडोज 11 है, ये भी तो कुछ रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही होगी, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रैम ले रही होगी, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ सी ड्राइव में इसने स्टोरेज ली होगी, तो क्या हो रही है, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो रिसोर्सेज है, वो वेस्ट हो रही है, हो रही है एक तरीके से वेस्ट। मान लो अगर हमारे फिजिकल डिवाइस पर है 16 GB रैम, ठीक है, 100 GB हार्ड डिस्क, ठीक है, तो ये विंडोज 11 को चलने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी। मान लेता हूं मैं विंडोज आपका 4 GB ले रहा है, अब कितना बचा हमारे पास, 12 GB बचा। अब ये 12 GB को हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हुई यहाँ पे 4 GB वेस्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से स्टोरेज भी वेस्ट हो रही है, तो रिसोर्सेज का एलोकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट भी जा रही है, ठीक है। दूसरा नुकसान क्या होता है, तो पहला नुकसान तो ये है कि रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं पर वेस्ट जा रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, आपने जब VMware चलाया होगा तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि वो थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है, तो थोड़ा स्लो चलता है, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के कारण चलता है, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम तो है कि ये स्लो चल रहा है। अब मान लीजिए एक सर्वर है, ठीक है, ये तो हम हमारे इसमें लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं, जब एक डेटा सेंटर में जाओगे, एक सर्वर रूम में जाओगे, तो वहां पे एक सिस्टम रहेगा जिसका नाम है, जिसको हम सर्वर बोलते हैं। उस सर्वर पे मल्टीपल VM होंगे, हो सकता है 200 हो सकता है 400 हो सकता है हजारों, और उन हर एक VM के अंदर, हाँ जी, और हर एक VM के अंदर अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होंगे, ठीक है, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके अलग अलग वेबसाइट्स चल रही होगी। एक सर्वर पे कई सारी वेबसाइट्स होती है ना, पहले के टाइम पे एक सर्वर पे एक ही वेबसाइट चलती थी, आज के टाइम पे तो मल्टीपल वेबसाइट है। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हमने टाइप 2 का हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया किसी सर्वर पे, तो पहली बात तो ये है कि वो सर्वर कुछ मेमोरी कंजम्पशन करेगा, ठीक है। अब उसके ऊपर जो VM चल रहे हैं उसके अंदर वेबसाइट चल रही है। अब अगर जैसे हमारा काली मशीन अभी VMware के अंदर स्लो चल रहा है, उसी तरीके से अगर वेबसाइट भी स्लो लोड होगी तो क्या है, अच्छा होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। तो हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट भी यूज कर पाए, और जो हमारा सर्वर है वो भी स्लो ना चले, वहां पर किसी प्रकार का लैग देखने को ना मिले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आते हैं टाइप 1 पे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस, बताइए, आ रहा है? दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है, रिपीट कर दूंगा मैं। अब आता है टाइप 1। टाइप 1 की खास बात क्या है कि आपका फिजिकल डिवाइस है, फिजिकल हार्डवेयर, इस हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा,
ठीक है। इस हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा जो कि विंडोज 11 हुआ था, इसके ऊपर डायरेक्ट हाइपरवाइजर चलेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये हाइपरवाइजर एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की ही तरह काम करता है। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल लूं तो VMware का आता है ESXi। ठीक है, पहले से विंडो 11 इंस्टॉल होगा ना किसमें? ये फिजिकल हार्डवेयर पे? नहीं, टाइप 2 में होगा। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। विंडो 11 है, विंडो 11 के अंदर जो सॉफ्टवेयर है हाँ, VMware है, हाँ, उसके अंदर हम चला रहे हैं, उसके अंदर चला रहे हैं। और इसमें फिजिकल हार्डवेयर टाइप 2 टाइप 1 में हाँ, सिर्फ हाइपर इसके में क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं चल रहा है, इस पर डायरेक्ट हाइपरवाइजर चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने खत्म ही कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह हमारा डायरेक्ट हाइपरवाइजर आ गया। तो ये क्या करता है, ये दोनों चल सकता है ना, हाइपरवाइजर क्या बोलते हैं, विंडो 11, अगर हमें विंडो 11 चलाना रहेगा तो इस हाइपरवाइजर के ऊपर चलेगा, इसके ऊपर चलेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर मान लो आपने विंडोज चला लिया, लिनक्स चला लिया, रेड हैट चला लिया। ठीक है, ये तीनों चला लिया, तो अब क्या है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह क्या है, हाइपरवाइजर। तो आपका जो यहाँ पे मेमोरी कंजप्शन हो रहा था वो नहीं होगा, सीधे सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके ऊपर डायरेक्टली चल रहा है। तो आपका क्या है, आपका जो स्लो वाली प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी, और जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रही थी वो भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो ये है आपका टाइप 1 और टाइप 2 हाइपरवाइजर। तो एक बार बताइए, हाइपरवाइजर और वर्चुअलाइजेशन क्या क्लियर है सभी को? सर टाइप 1 वाले को सेटअप कैसे करते हैं? टाइप 1 वाले को सेटअप करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, चीजें उसी तरीके से रहती है कि आप आपके जैसे कि यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है वैसे, सर एक तरह से जैसे अपन विंडो इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से होता है। लेकिन होता क्या है, जब सर्वर में जाते हो ना तो आपको काफी सारे नेटवर्किंग चीजें, DHCP आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, 50 तरीके की और चीजें होती है। तो देखिए जैसे VMware ESXi मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं चालू करके अगर दिखाऊं आपको, तो इसके अंदर आपको कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें सीधे मशीन इंस्टॉल होती है। ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है भी नहीं, जब आप जॉब करने जाओगे ना तो आपको अलग से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दी जाएगी। ठीक है, ये एक तरह से सेकंड बायोस हो सकता है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मान लो आप इसको। ठीक है, बस ये रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं कर रहा है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आती है, वी में ESXi आता है, और आपके पास सर ये कहाँ यूज किया जाता है? सर्वर्स में जो वेब सर्वर्स होते हैं ना वहां पर यूज किया जाता है, डेटा सेंटर में यूज किया जाता है। सर लो एंड सिस्टम्स में भी यूज कर सकते हैं? लो एंड सिस्टम में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो है ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करो। वो मैंने कर तो लिया है यहाँ पे इंस्टॉल, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। ठीक है, ये आपको स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा मांगेगा, ये आपको बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मांगेगा। तो ये देखो बस चालू हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा ये नहीं चलता। अब यहाँ पे आप कोई ओएस है? नहीं, यही ओएस है। इसके ऊपर मतलब कोई वर्चुअल मशीन अभी कुछ भी नहीं है कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो ये देखो मेरे यहाँ पे डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको ये आईपी के जरिए एक्सेस करा जा सकता है कि स्टैटिक आईपी इसको अलॉट है। खैर कॉन्फ़िगरेशन इसकी नहीं हुई है। इसको भी बूटेबल पेन ड्राइव से कर नहीं, बूटेबल पेन ड्राइव से नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार गो थ्रू कर लेना, इन चीज़ों को पढ़ लेना, तो अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्टली पढ़ते तो समझ में नहीं आता। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए, ओवरव्यू मिल गया, तो आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो वही लिखा है, टाइप आर हाइपरवाइजर डायरेक्टली रन ऑन द होस्ट सिस्टम। ठीक है, नेटिव हाइपरवाइजर भी बोलते हैं, बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। इसको किसी बेस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज का। और इसके अगर एग्जांपल देखे जाए तो देखो मैंने आपको बताया VMware ESXi है ना, साइट्रिक जेन सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर-वी सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर बनते हैं वो हाइपर-वी पे बनते हैं। ठीक है, और इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स दिए गए हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो। टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 क्या है, ये रन्स ऑन द होस्ट सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रन ऊपर होगा। इसको होस्टेड हाइपरवाइजर भी बोलते हैं हम। और ये क्या करता है, ये द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है। ठीक है,
और इसके बाद इसके अगर कुछ हम एग्जांपल देखें तो VMware प्लेयर आ गया, पैरेलल डेस्कटॉप आ गए, ये सब चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स फिर आपको मिल जाएगा। टाइप 1 हाइपरवाइजर की परफॉर्मेंस बेटर होती है टाइप 2 से फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि रिसोर्सेज आपकी बच रही है, ठीक है। और कुछ आपको ये कुछ फायदे हैं जो कि आपको मिलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, स्केलेबिलिटी मिलती है, यूजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना सा बस टॉपिक है हाइपरवाइजर का और वर्चुअलाइजर का। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से हम हाइपरवाइजर हमारे लोकल सिस्टम में सेटअप करेंगे। तो हम ऑब्वियस रीजन से हम टाइप कौन सा टाइप की तरफ जाएंगे, टाइप 2 की तरफ जाएंगे, हाँ 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 2 की तरफ जाएंगे। अब टाइप 2 पे जाने के लिए हम बेसिकली हमारे ऊपर है एक ऑप्शन है कि हम VMware यूज कर लें। हम यूज कर सकते हैं VMware, हम यूज कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स, ये दोनों पॉपुलर हैं। किसी को भी यूज करें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा सजेशन है आप VMware के साथ जाओ, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स थोड़ा सा लाइट वेट है, लेकिन थोड़े से उसमें दिक्कतें वगैरह आती है बीच बीच में। तो VMware बेस्ट है जाने के लिए, मार्केट को डोमिनेट भी कर रहा है। अब देखिए, जब VMware को सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी ये होगा आपका, जो भी करना होगा इसका आप सेटअप डाउनलोड करोगे एंड देन उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना होता है, बहुत ही सिंपल है। अब दूसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पे कि जब एक बार हमने VMware इंस्टॉल कर लिया तो हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं काली काली को मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अब काली को करने के पहले देखो, जब हम जाएंगे काली की वेबसाइट पे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगी आपको इंस्टॉलर इमेज, दूसरी मिलेगी आपको वर्चुअल मशीन की, ठीक है। इंस्टॉलर इमेज वो है जिसे कि इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी कि आपको यहाँ पे मिलने वाली है ISO फाइल, ठीक है। ISO इंस्टॉल नहीं होती, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके सिस्टम पे। दूसरा है वर्चुअल मशीन की फाइल। वर्चुअल मशीन की फाइल जो होती है वो बनी बनाई होती है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फॉर्म में ही रहती है, आपको सिर्फ ओपन पे क्लिक करना है और उसको आप डायरेक्टली चला सकते हो। तो इंस्टॉलेशन का टाइम भी बच गया। मान लीजिए किसी रीजन से ISO फाइल आपने इंस्टॉल करी, आप काम कर रहे हो, महीने 2 महीने काम करने के बाद करप्ट हो गई आपकी मशीन, ठीक है, चला गया पूरा डेटा। लेकिन डेटा तो चला गया। अब दूसरी चीज क्या है, अगर VM वाली को यूज करते हो आप, ठीक है, तो मान लीजिए किसी रीजन से डेटा बैकअप तो आपको रखना पड़ेगा, किसी रीजन से कुछ दिक्कतें हो भी गई तो कुछ नहीं करोगे, जो VMware की फाइल है उसको वापस से ओपन कर लोगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली जिप फाइल मिलेगी, जिप फाइल मिलेगी या 7z, ये भी जिप फाइल ही है, ये मिलेगी। तो हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करके यूज करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो मशीन कभी भी करप्ट होती है तो एक बार आप VMware की फाइल डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लो, एक्सट्रैक्ट करो, ओपन करके चलाओ, वो करप्ट हो गई, वापस उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लो, जिप फाइल को, फिर आप चलाते रहो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा है, हम इंस्टॉलर भी कर सकते हैं, VMware भी कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि VM को करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको आपको मूव करने में दिक्कत नहीं आती है और बाकी आपको स्केलेबिलिटी भी वगैरह भी मिलती है आपको। तो VMware जो VM वाली फाइल है वो एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना समझ में आया, ठीक है। तो दो टाइप की फाइल है यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे काली की वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है। इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। ISO फाइल है यहाँ पे। तो अगर आपको ISO करनी है ये वाली कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है वर्चुअल मशीन पे जाओ, तो यहाँ पे VMware वाली ये फाइल को कर लेना, वीकली वाली को मत करना, ठीक है। वीकली वाली अलग चीज़ है। तो आपका जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली अभी 64 बिट होगा, तो इसको आप यहाँ से 3-4 GB की जो भी फाइल है ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब अब बात कर लेते हैं काली के बारे में। काली क्या है, यस बताइए। काली लिनक्स एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ओपन सोर्स है। अच्छा, तो काली क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। लिनक्स में कौन सा है? डेबियन। लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं वो हम डेबियन, ठीक है। तो काली भी आपका डेबियन है, उबंटू उबंटू भी आपका डेबियन है, पैरट पैरट भी आपका डेबियन है। काली क्या है, काली, उबंटू एंड पैरट, ये डेबियन के अलग अलग फ्लेवर्स है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके से, मतलब लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। अब लिनक्स कर्नल पे आपको अलग अलग मिलेंगे, डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, आर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, फेडोरा बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, ठीक है। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आपको अलग अलग मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डेबियन में जाए तो मैंने बताया काली, पैरट, उबंटू आ गया।
अगर आप आर्क डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो ब्लैक आर्च आता है, गरुड़ा लिनक्स आता है, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे रेड हैट वाले आते हैं, रेड हैट का अलग चलता है, ठीक है, वो शायद फेडोरा वगैरह के में बेस्ड है। तो 90% चीजें अब इनमें फर्क क्या है, ये बेसिकली है तो लिनक्स ही, थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क होता है, लेकिन 90% कमांड सेम होते हैं, 10% कमांड्स अलग होते हैं। जैसे कि आप रेड हैट अपने साथ यूज कर रहे हो आप लोग, है ना। तो रेड हैट में अगर कोई भी चीज इंस्टॉल करनी होती है तो आप लिखते हो यम। यम क्या है? पैकेज मैनेजर। पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं हम, यम इंस्टॉल जी एडिट, यम इंस्टॉल विम, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यम क्या है? पैकेज मैनेजर। उसी तरीके से डेबियन में जो होता है पैकेज मैनेजर, वो होता है आपका एपीटी। एपीटी का मतलब है एडवांस्ड पैकेज टूल, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आर्क बेस्ड के चलाओगे तो आर्क बेस्ड पे कुछ और काम करता है, ठीक है। वहां पे क्या काम करता है, जस्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे करते हैं आर्क पैकेज मैनेजर, ठीक है, पैकमैन, ठीक है। तो वहां पे क्या करोगे, अगर आप आर्क डिस्ट्रीब्यूशन पे चला रहे हो तो पैकमैन इंस्टॉल आपके टूल का नाम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज है जो कि डिफरेंट होती है। बाकी फाइल सिस्टम भी सेम होता है, जो फोल्डर आपको उधर मिल रहे थे, बीन, ईटीसी, एस बीन, ओपीटी, ठीक है, यूजर शेयर। तो सर डेबियन काली कटाई के क्या है वो? डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डेबियन के अलग अलग फ्लेवर्स है, काली उसमें से एक फ्लेवर है। अच्छा, डेबियन से काली है क्या? हाँ, डेबियन से काली है। तो जब आप VMware सेटअप करते हो ना, तो आपको कहीं पे काली पैरेट नहीं दिखाता, वहां पे आपको डेबियन का ऑप्शन मिलेगा, देखना आप ध्यान और से। लिनक्स? लिनक्स बेसिकली देखिए, लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो और लिनक्स लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। अब लिनक्स में भी अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे। इससे लिनक्स और डेबियन अलग अलग है क्या? नहीं नहीं नहीं, लिनक्स बेसिकली डेबियन लिनक्स पे बेस्ड है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, एक मिनट, इसका अपन चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये लिनक्स है, लिनक्स में आपको अलग अलग मिल जाएंगे, जैसे कि हमको एक बेस्ड मिला, डेबियन बेस्ड मिल गया, एक मिल गया आर्क बेस्ड, ठीक है। इसी तरीके से अपने को मिल गया फेडोरा बेस्ड, ठीक है। ऐसे अलग अलग आपको मिलते ही जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अपन ज्यादा डीप डाउन नहीं जा रहे हैं। अब डेबियन में, डेबियन बेस्ड में क्या है, आपको फ्लेवर्स मिलेंगे, जैसे कि काली मिल गया, पैरट मिल गया, उबंटू मिल गया, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सेम ही है, कमांड से सब सेम रहेगी, एक भी कमांड चेंज नहीं होगा, ठीक है। आर्क बेस्ड में जाओगे तो आर्क बेस्ड का कोई भी पकड़ लो आप, फिर चाहे गरुड़ा पकड़ लो, ब्लैक आर्च पकड़ लो, ठीक है, ये सब एक जैसे काम करते हैं। फाइल सिस्टम सभी लिनक्स में सेम होगा, फर्क आता है बस कमांड्स का। पैकेज मैनेजर अलग होते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, बाकी सब चीजें सेम, ठीक है। अब आ रहा है समझ में? ठीक है। अब जब अपने VMware को जब आप इंस्टॉल करोगे, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 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 करते जाओगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार इंस्टॉल हो गया तो इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको दिक्कत आए और आपको समझ ही नहीं आएगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिले हैं, क्रिएट ए वर्चुअल मशीन, ओपन ए वर्चुअल मशीन। अब आप लोग बताओ हमें क्या करना चाहिए, कौन से केस में कब करेंगे? अगर ISO करेंगे तो क्रिएट वर्चुअल मशीन, और डायरेक्ट क्रिएट करेंगे तो पैकेज हुआ तो डायरेक्ट ओपन करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं क्रिएट ए वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मुझे बोलेगा नेक्स्ट करूंगा मैं यहाँ पे, और मुझे बोलेगा कि आप ISO फाइल को सेलेक्ट कर लो। ISO फाइल सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा, फिर वो ISO इंस्टॉल होगी, ठीक है। अभी मेरे में इंस्टॉल है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, स्टोरेज का भी थोड़ा इशू है। और अगर मैंने VMware की फाइल करी है, वर्चुअल मशीन की फाइल करी, तो मैं जस्ट ओपन पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा तो मुझे बोलेगा कि आप बस उस लोकेशन पे से उठा लो। तो जैसे कि मान लो ये इसरो मशीन है, तो यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये देखो VMware की वर्चुअल मशीन फाइल है, इसको ओपन करूंगा डायरेक्ट चलने लगेगी, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे काली लिनक्स को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप मशीन को सेटअप करोगे तो सेटअप करते हैं वो आपको इस तरीके का कुछ पेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो सकती है वैल्यू, आपके में 2 GB हो सकती है, कुछ भी सेलेक्टेड होगा। तो पहले आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से एलोकेट करो। अगर यहाँ पर आपने रैम प्रोसेसर सही तरीके से नहीं दिया, आपकी मशीन बार बार क्रैश होगी, आपका सिस्टम जरूरत से ज़्यादा लैग करने लगेगा। VMware में तो उसे ही थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लैग आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले कि आप यहाँ पे एलोकेट करो चीज़ों को,
उसके पहले आपको आपके मेन सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। तो मेन सिस्टम पे जाइए, दिस पीसी पे राइट क्लिक करिए एंड प्रॉपर्टीज पे चले जाइए, आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है 12 जेन इंटेल i7। ठीक है, तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपके यहाँ पे जो प्रोसेसर है कौन सा है। एक तो आई की सीरीज मैटर करती है, उसके बाद आती है जनरेशन। कौन सी जनरेशन है यहाँ पे? 12 जनरेशन है, और इसके लास्ट में कैरेक्टर आता है। ठीक है, ये कैरेक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कभी भी नया सिस्टम ले रहे हो, सेकेंड हैंड ले रहे हो, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। यहाँ पर अगर एच और एच एक्स रहेगा तो मतलब वो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है, लेकिन अगर यू है, ठीक है, मतलब कि वो बेसिक ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, तो आप में उसका काम तो चल जाएगा, लैग हो के चलेगा। तो कभी भी ऐसा सिस्टम मत ले लेना जिसमें कि यू पावर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, आप भी i7 ले लो, आप भी 12 जनरेशन ले लो, दुकान वाले ये बोल के चिपकाते हैं। ठीक है, कि सर वो आप कहाँ देख रहे हो, i7 12 जनरेशन में भी आपको दे रहा हूँ, कम रेट में दे रहा हूँ, प्रोसेसर उसका यू टाइप रहेगा और वो जो रहेगा वो बेसिक ऑफिस यूज के लिए ही होता है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। हाँ, सब ले लिए, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ फ्यूचर में कभी लोगे तो गलती ना हो। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है कि मेरे सिस्टम पर रैम कितनी है। तो देखो यहाँ पे 15.6 जीबी यूजेबल, मैं मान के चलता हूँ 15 ही यूजेबल है, 600 MB को अपन हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर 15 जीबी मेरे पास यूजेबल है और मैंने काली को दे दी 4 जीबी, पैरट को दे दी 4 जीबी, एक तीसरे को और दे दी 4 जीबी, 4 3 12, और एक को दे दी 4 जीबी, ऐसे 4 मशीन को दे दी, कितनी हो गई 16। अब मैंने चारों मशीन को ऑन कर दी, क्या होगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चारों मशीन 4 जीबी यूज कर रहे हैं, 16 जीबी हो गई। आपके मेन हार्डवेयर के लिए तो ये विंडोज के लिए बची ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ये समझ के चलना है कि 4 जीबी तो आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ही खींचेगा। तो 4 जीबी इसके लिए। अब बची कितने हमारे पास, यहाँ से 15 में से बची 11। ठीक है, अब 11 में से मैं क्या करूंगा, 11 मेरे पास बची है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे दे रखी है, पैरट पे देके रखी है, गरुड़ा पे देके रखी है, विंडोज 10 पे देके रखी है, उबंटू पे देके रखी है, सब मशीन पे आ जाते हैं। काली पे है 4 जीबी, पैरट पे है 4 जीबी, गरुड़ा पे भी इस पे थोड़ी ज्यादा दी है, ग्राफिक रेंडरिंग ज्यादा खींचता है ये। विंडोज पे भी देखे रखी है 4 जीबी, उबंटू पे भी रखी है 4 जीबी। अब बताओ मशीन क्रैश क्यों नहीं हो रही? ऑन नहीं है, जब तक ऑन नहीं होगी तब तक वो यूज नहीं करेगा। तो अगर मैंने इन सभी मशीन को एक साथ ऑन कर दिया तो 16 जीबी भी पार हो जाएगी और फिर मेरा मशीन क्रैश होने लगेगा। तो इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा कि अगर मैंने 4 दे रखी है तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 3 मशीन चलाऊंगा एक टाइम पे, और बाकी जो रहेगा 12 के बाद जो भी 15, 3, 4, 3.5 जीबी वो मेरे मेन सिस्टम के लिए रिजर्व रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, जब आप सेटअप करोगे ना तो काली 2 जीबी ही ले रहा होगा। तो आप आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपका कितनी रैम आप दे सकते हो सकता है आपको 3 देनी पड़े, 3.5 देनी पड़े, आपके अकॉर्डिंग आप दे देना। ठीक है, अब हमने वो चीज दे दी। इसके बाद क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पे जाना, यहाँ से प्लस माइनस करके आप रैम को असाइन कर सकते हो। दूसरी चीज इस पे हमें ध्यान देनी है वो प्रोसेसर। प्रोसेसर में लोग क्या करते हैं कि चलो नंबर ऑफ प्रोसेसर को बढ़ा देते हैं सीधा। ठीक है, कर देते हैं 10-12, जब आपके में उतने प्रोसेसर्स के कोर है ही नहीं तो फिर काम कैसे बनेगा। और भी दूसरी गलती ये करते हैं कि प्रोसेसर ज्यादा से ज्यादा दे दिए, कोर कम से कम दे दिए। तो ऐसा नहीं करना है, एक ऑप्टिमम मेरे हिसाब से ये है कि आप प्रोसेसर एक दे दो और कोर से 2 दे दो, इतना मेरे हिसाब से काफी है। अगर आपका सिस्टम ज्यादा ही अंडर पावर्ड है तो प्रोसेसर एक दे दो, कोर भी एक दे दो। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप 4 कोर दे दो, 4, 6, 8 नहीं देनी है, फिर आपके दूसरे सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा लैग देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी लैग के साथ काम नहीं करना चाहता है तो वो चीज का हमें ध्यान रखना है। बाकी स्टोरेज है, तो स्टोरेज कुछ असाइन होती है। स्टोरेज आपको बाय डिफॉल्ट 80 GB कुछ रहेगी। आपको ये बढ़ानी है तो आप एक्सपेंड पे क्लिक करके बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक्सपेंड पे क्लिक करोगे, बढ़ाने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे मैं वैल्यू को बढ़ा दूंगा और एक्सपेंड पे क्लिक करूंगा तो स्टोरेज भी बढ़ जाएगी और वो मेरे सिस्टम के लिए रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब भी आप किसी मशीन को मान लो आपने फाइल को डाउनलोड किया, ठीक है, तो आपके सिस्टम में हो सकता है एसएसडी के साथ हार्ड डिस्क भी हो। ठीक है, तो हमें हमेशा चीज़ों को, जो वर्चुअल मशीन है वो हमेशा एसएसडी में रखनी है। ठीक है, अब आप हो सकता है कि आपकी, जैसे मेरे में तो पूरी एसएसडी चल रही है, लेकिन हो सकता है ये दोनों हार्ड डिस्क हो, ये एसएसडी हो। तो अगर मेरे में स्टोरेज है तो मैं एसएसडी में ही रखूंगा। लेकिन अगर स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सॉरी स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, तब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर स्टोरेज की प्रॉब्लम है, मैं किसी रीजन से एसएसडी में नहीं रख सकता हूँ, तब मैं हार्ड डिस्क में ले जा सकता हूँ उस मशीन को। वो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके मैं फोल्डर को एक जगह पे रख दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने एक फोल्डर बना लिया मशीन से नाम से, और यहाँ पे जो भी मशीन से मैंने रखी हुई है, ठीक है, तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और मैं यहीं पे ओपन कर सकता हूँ। हार्ड डिस्क में रखोगे तो थोड़ी वो जोर ज़्यादा स्लो करेगी, तो ट्राई करना कि एसएसडी में रखो।
अगर मैं इस फोल्डर को मान लो मैंने सेटअप कर लिया, ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने फोल्डर ऐसा रखा, उधर में जाके ओपन कर लिया और मैंने इसकी लोकेशन चेंज कर दी, तो मशीन एक्सेसिबल नहीं हो पाएगी, तो आपको उसकी लोकेशन वापस से अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डिस्क इमेज फाइल है, ठीक है, ये फाइल वो है इंस्टॉलर फाइल, और ये आई है इंस्टॉल होने के बाद, ये सभी आई है इंस्टॉल होने के बाद। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आऊँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ आईएसओ फाइल रखी हुई है और ये देखिए ये सभी के सभी है बेसिकली हमारी ये फाइल, जैसे कि ये जिप फाइल थी, इसे एक्सट्रैक्ट किया तो ये फोल्डर आ गया, ये यहाँ पे रखी है, इसके अंदर देखोगे तो देखो VMware की फाइल है, VMware वर्चुअल मशीन फाइल। ठीक है, इसको मैं अगर इसको मैं एज इट इज आपको कॉपी करके दे दूँ तो मेरे इसमें जो भी डेटा है वो आपके में भी आ जाएगा और मशीन वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से मैंने उसे कॉन्फ़िगर करी थी। ठीक है, ओके, अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। काली मशीन को ऑन कर लेते हैं हम। एक बार सेटअप कर लो मशीन को, पावर ऑन करोगे, काली का एवरीथिंग वाला है ना आपका? कौन सा एवरीथिंग वर्जन है ना? एवरीथिंग वर्जन मतलब? इंस्टॉलर इमेज है आईएसओ फाइल वाला। नहीं आईएसओ फाइल नहीं है, ये VMware की फाइल है। लेकिन सर आईएसओ पहले से इंस्टॉल है, उसको हटाकर ये कर देंगे। जरूरी नहीं है, आईएसओ चल रही है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जैसे कि मान लो अपन फ्रेश स्टार्ट करते हैं, मैं फिर इंस्टॉल करते हैं, आधे 1 घंटे 40 मिनट निकल जाते हैं, टाइम चले जाता और कुछ नुकसान भी होते हैं, इसलिए तो आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब आप VMware की फाइल आप अगर सेटअप करते हो, जब आप उधर से करोगे आईएसओ को इंस्टॉल करोगे तब तो वो आपको आईडी पासवर्ड सेटअप करने के लिए बोलेगा, लेकिन इस केस में आईडी पासवर्ड पहले से सेट होते हैं जो कि होते हैं काली काली। तो अपन इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये सब फोल्डर्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहली बात क्या है, हमें टर्मिनल सबसे पहले एक्सेस करना आना चाहिए। तो टर्मिनल एक्सेस करने के लिए हम राइट क्लिक कर सकते हैं, ओपन टर्मिनल हियर कर सकते हैं, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर डबल क्लिक करें तो भी टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, कंट्रोल के साथ अगर मैं प्लस की बटन दबाऊँ तो ये जूम इन हो जाएगा, माइनस करो तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, जूम इन जूम आउट हमने देख लिया। अब यहाँ पर हमें समझना है कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही ये ऑन होगा तो यहाँ पर लिखा है काली @काली, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? काली जो होस्ट है, यूजर नेम हो गया, पहला वाला जो है वो है यूजर नेम। ठीक है, आप कौन से यूजर से लॉगिन कर रहे हैं? अभी लॉगिन स्क्रीन पे मैंने यूजर नेम में काली लिखा था, तो मैं काली से लॉगिन हुआ हूँ, तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है काली। और दूसरा क्या है, @ के बाद जो आ रहा है ये आ रहा है हमारे सिस्टम का नाम। जैसे विंडोज में दिस पीसी आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है, तो ये है हमारे सिस्टम का नाम। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर एक डॉलर का साइन आ रहा है। डॉलर का साइन मतलब ये है कि आप एक नॉर्मल यूजर और गेस्ट यूजर हो, आपके पास ज्यादा पावर नहीं है, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप फाइल फोल्डर बना सकते हो, आप मूव कॉपी कर पाओगे, आप रूट फोल्डर में नहीं जा सकते, आप हेवी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते, तो आपके पास लिमिटेशन है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ sudo su, sudo su का मतलब क्या होता है? डू सुपर यूजर कर दो। ठीक है, एंटर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसका जो सुपर यूजर का पासवर्ड है वो भी काली है, लिनक्स में पासवर्ड दिखता नहीं है इसलिए दिखेगा नहीं। एंटर करूंगा तो ये फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अब क्या बता रहा है, रूट @काली। अब ये बोल रहा है कि जिस यूजर से आप लॉगिन हो वो है रूट यूजर, और जिस सिस्टम पे आप लॉगिन हो उसका नाम है काली। आ गया है यहाँ पे हैशटैग का साइन जो कि मुझे बता रहा है कि मैं रूट यूजर बन चुका हूँ। ठीक है, तो डॉलर का साइन नॉर्मल यूजर, हैशटैग का साइन रूट यूजर। जब किसी सिस्टम को हैक किया जाता है तो हमें कोई ग्राफिकल इंटरफेस देखने को नहीं मिलता, हमें टर्मिनल मिलता है। यही वाला टर्मिनल आपको सामने वाले सिस्टम का मिलेगा और इसी से आपको सामने वाले सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। तो अगर आपको पता करना हो कि आप कौन हो तो बेसिकली आपको हैशटैग डॉलर साइन पे नजर रखनी पड़ेगी। किसी रीजन से हैशटैग और डॉलर साइन नहीं दिख रहा है तो अगर आपको पता करना है कि आप यूजर हो कौन से, तो आप लिख सकते हो हु एम आई। OMI लिखोगे, एंटर करोगे तो ये मुझे बता रहा है कि मैं रूट यूजर हूँ। इसी तरीके से वापस से अगर मुझे नॉर्मल यूजर बनना है तो मैं एग्जिट लिखूंगा, और अगर मैं इस बार करूँ OMI तो ये मुझे यूजर का नाम बताएगा। ठीक है, हाँ फंड साइज बढ़ा दो। ओके, ठीक है, तो ये चीजें हैं। sudo su से रूट यूजर जाएगा, एग्जिट लिखोगे तो नॉर्मल यूजर बन जाएगा। ठीक है,
क्लियर लिख के हम टर्मिनल को साफ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले रूट परमिशन दे देता हूँ sudo su। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर का कंटेंट देखना है, ठीक है, तो कंटेंट देखने के लिए हमें बेसिकली लिखना होता है ls। ठीक है, तो ls लिखोगे तो आपको सभी फाइल और फोल्डर देखने को मिलेंगे। मैंने कुछ फाइल फोल्डर ज़्यादा बना के रखी है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है आपको। ये फोल्डर मिलेंगे, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ठीक है, वीडियोस, पिक्चर्स, पब्लिक, ये नाम के आपको फोल्डर मिल जाएंगे 4 से। ठीक है, अब होता क्या है, लिनक्स का फाइल स्ट्रक्चर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जैसे कि विंडोज में क्या होता है, विंडोज के अंदर आप जैसे ही जाते हो तो आपको क्या मिलती है, सी ड्राइव मिलेगी, डी ड्राइव मिलेगी, ई ड्राइव आपकी ड्राइव से मिलेगी, और इस ड्राइव के अंदर चीजें होती है। जनरली सी ड्राइव के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये आपकी पर्सनल होती है। ठीक है, लिनक्स का फाइल सिस्टम ऐसा नहीं होता। लिनक्स में जैसे ही आप जाओगे तो लिनक्स में आपको मिलती है रूट लोकेशन, जिसको हम एक फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करते हैं। रूट लोकेशन का मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग की लोकेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब रूट लोकेशन के अंदर आपको फोल्डर मिलेंगे। कौन से फोल्डर मिलेंगे, बीन, एस बीन, ईटीसी, ओपीटी, टेम्प, यूजर, रूट। ठीक है, अब एक चीज समझनी है, रूट लोकेशन और रूट फोल्डर में अंतर होता है। ठीक है, रूट फोल्डर क्या है, उस यूजर का फोल्डर है। रूट फोल्डर जो है ये रूट यूजर का पर्सनल फोल्डर है, पर्सनल डायरेक्टरी है उसकी। तो रूट यूजर जो भी काम करेगा वो रूट में आता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड स्लैश रूट लोकेशन है। रूट लोकेशन मतलब स्टार्टिंग वाला पाथ, और उसके अंदर आपको अलग अलग फोल्डर मिलेंगे जैसे कि बीन, एस बीन, ईटीसी, ओपीटी, टीएमपी, यूजर, स्लैश होम, यही होता है। ठीक है, होम के अंदर आते हैं आपके गेस्ट यूजर, जैसे कि मान लीजिए यूजर 1 हो गया, यूजर 2 हो गया, है ना। काली नाम का यूजर है हमारा, जो गेस्ट यूजर है, वो भी किसके अंदर है, होम के अंदर है। होम से बाहर आओगे तो रूट लोकेशन पे आ जाओगे। ठीक है, और एक रूट नाम का फोल्डर होता है, ये पर्सनल डायरेक्टरी होती है रूट यूजर की। ठीक है, तो इसी चीज को अपन चेक कर लेते हैं कि कैसा है। तो अभी देखिए मैंने क्लियर किया है, वैसे ये मेरा बता रहा है कि मैं हूं कहां पे। तो ये मुझे बोल रहा है कि सर देखो आप तो यहाँ पे रूट लोकेशन में हो, रूट लोकेशन के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है होम, उसके अंदर एक फोल्डर है काली, और आप हो इस जगह पे। ठीक है, अगर मैं PWD लिखूं यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि मेरी करंट लोकेशन बताता है, तो भी आपको पता चलेगा कि मैं रूट लोकेशन के अंदर होम काली में। अगर मैं यहाँ से बैक जाऊं CD डॉट डॉट करके, ठीक है, तो मैं बैक जा सकता हूँ 2 बार। पहली बार बैक आऊंगा तो होम डायरेक्टरी में आ जाऊंगा, उससे एक बार और बैक आऊंगा तो रूट लोकेशन में आ जाऊंगा। एक तरीका और है, अगर मैं CD स्लैश लिखूं तो मैं डायरेक्ट रूट लोकेशन में आ गया यहाँ पे रूट लोकेशन। यहाँ से मैं ls करूं तो ये देखो बिन, यहाँ वो फोल्डर है जो कि आपको लिनक्स में देखने को मिले। यहाँ से मैं कितना भी बैक चले जाऊं, मैं बैक नहीं जा सकता क्योंकि ये स्टार्टिंग पाथ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा रूट फोल्डर है, ये रूट फोल्डर है, लेकिन ये वाली जो पूरी चीज है ये है रूट लोकेशन, स्टार्टिंग वाला पाथ। ठीक है, और हम कहाँ से आए थे, हम होम से बाहर आए थे। तो अगर मैं यहाँ पे CD होम करूं, ठीक है, अभी कमांड्स में आपको बता देता हूँ, ls CD। अब देखो 2 यूजर है, एक एक्यूनेटिक्स नाम का यूजर है, एक काली नाम का यूजर है। तो ये सभी जनरल यूजर्स है, तो मैं अगर काली में जाना चाहूँ तो मैं काली में जा सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ बेसिक कमांड्स को अपन समझ लेते हैं। बेसिक लिनक्स कमांड, ठीक है। तो सबसे पहले कमांड हमारा आता है, वो आता है ls का मतलब होता है लिस्ट करो, उन सभी चीजों को दिखाओ जो कि फाइल और फोल्डर उस जगह पे है जहां पर आप एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो ls करोगे तो आपको सभी फाइल और फोल्डर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, व्यू ऑल फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक है, ये अपन प्रैक्टिकली करते जाएंगे ना तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार अभी आपको 1-2 दिन देखना पड़ेगा ये, उसके बाद हैबिट बन जाएगी, तो फिर ये याद भी नहीं करना पड़ेगा। ls लिस्ट करने के लिए, अब मान लीजिए ls किया मैंने और मुझे फोल्डर 1 मिला, फोल्डर 2 मिला, फोल्डर 3 मिला, 3 फोल्डर मिले। ठीक है, अब मुझे किसी एक फोल्डर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, फोल्डर में जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हमें लिखना होता है cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो इसका यूज कैसे किया जाता है, आप cd लिखोगे और उस फोल्डर का नाम लिखोगे तो आप उस फोल्डर में पहुंच जाओगे। ठीक है, अब आप किसी फोल्डर में हो, आपको बैक आना है वापस,
तो आप क्या करोगे, cd डॉट डॉट, तो ये आपको बैक लेकर आएगा। ठीक है, तो ये नेविगेशन के लिए हमें काम आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास एक होता है कमांड mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी, यानी कि अगर आपको कोई डायरेक्टरी या फोल्डर बनाना है तो आप वो बना सकते हो। तो इसका काम कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि mkdir हैकिंग किया तो हैकिंग नाम का एक फोल्डर बना देगा। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे किसी चीज को कोई फाइल बनानी है, ठीक है, कोई भी फाइल बनानी है तो मैं वो बना सकता हूँ टच कमांड की मदद से। तो टच क्या करेगा, फाइल बनाएगा, क्रिएट फाइल। लेकिन टच कमांड की खास बात ये होती है कि फाइल सिर्फ बना देता है, उस फाइल को ओपन नहीं करता। ठीक है, तो मैं अगर टच लिखूं और अपनी फाइल का नाम लिखूं file1 स्पेस file2 तो ये उस नाम की फाइल बना देगा। हाँ, कैट कैट का काम दूसरा होता है। सर तो फिर फाइल बनाने के पहले क्या जब खोली नहीं पाए उसको, किसको, टच फाइल है हाँ, तो उसको अगर आपको सिर्फ एक फाइल बनानी है तो, अगर आपको ओपन करनी है तो आपको एडिटर में ओपन करना पड़ेगा। उसमें बनाएगा। हाँ, टच से ओपन नहीं होगा। कैट करने पे क्या होता है, उस फाइल के अंदर का कंटेंट दिखने लग जाता है। ठीक है, तो अपन इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, mkdir और मैं यहाँ पर साइबर नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने फोल्डर बना लिया। अब अगर मुझे फोल्डर में जाना है तो cd साइबर। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान देना कि काली के अंदर क्या चीज़ है, एक बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर कोई फोल्डर उस नाम से नहीं हो, जैसे कि z नाम से कोई चीज़ नहीं है तो ये थोड़ा सा थीन में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे मैं कोई ऐसी चीज़ लिखूंगा जिस नाम से है तो वो बोल्ड में आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो थीन आ गया। ठीक है, जैसे मैं हटाते जाऊंगा कोई ऐसी चीज़ पे आऊंगा जो कि एग्जिस्ट करती है तो बोल्ड। अब मैं सही लिखूंगा साइबर तो ये आएगा, साइबर से लिख दिया, हट गया क्योंकि इस नाम की चीज़ नहीं है। साइबर लिखा, एंटर करूंगा, मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ। एलएस करने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ फाइल्स बनाएंगे, कुछ फोल्डर बना लेते हैं। तो मैं फोल्डर बनाने के लिए mkdir, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ folder1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप अप एरो दबाते हो तो पिछला कमांड रिपीट होता है। ठीक है, तो अप एरो दबाया, folder2 कर दिया, एंटर किया, ls किया, 2 फोल्डर बन चुके हैं। फोल्डर ब्लू में दिखते हैं, फाइल व्हाइट कलर में आपको दिखती है। अब मुझे कुछ फाइल बनानी है तो मैंने यहाँ पे लिखा टच फाइल, है ना, file.txt, तो एक फाइल बन जाएगी file.txt नाम से, क्योंकि एक फाइल है तो ये व्हाइट कलर में दिख रही है हमें। मल्टीपल फाइल्स बनानी है, उसी कमांड को मैं वापस कर देता हूँ, जैसा file2.txt और एक फाइल बनाते हैं demo.txt। ठीक है, एंटर करेंगे, ls करेंगे तो 3 फाइल बन चुकी है हमारी और 3 फोल्डर बन चुके हैं। ठीक है, अब काली के अंदर आपको एक पहले से एक एडिटर मिलता है। एडिटर का मतलब क्या है, जैसे कि विंडोज में होता है नोटपैड, जिसके अंदर आप एडिट करके टेक्स्ट लिख सकते हो। उसी तरीके से लिनक्स में बहुत तरीके के एडिटर होते हैं, जी एडिट होता है, विम होता है, माउस पैड होता है, उसके बाद नैनो होता है, अलग अलग। तो नैनो यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड होता है पहले से काली के अंदर। ठीक है, तो होगा क्या, मान लीजिए कि मुझे किसी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, नैनो, और फिर मैं उसका नाम लिख दूंगा file.txt। ठीक है, file.txt, तो अगर इस नाम की फाइल होगी तो ओपन हो जाएगी, अगर इस नाम की फाइल नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे nano file.txt किया तो ये फाइल ओपन हो गई, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। ये जो अप एरो का बटन आता है इसका मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, तो जैसे ये एक्स लिखा है, अप एरो है, यानी कि कंट्रोल एक्स, तो कंट्रोल एक्स से क्या होगा, एग्जिट होगा, लिखा है वहां पे। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स करूंगा तो ये एग्जिट हो गया। एल एस करूंगा तो ये हमारी फाइल बनी हुई है, हमने इसके अंदर कंटेंट लिखा था। अब अगर मुझे कोई ऐसी फाइल बनानी है, मान लो मुझे सिर्फ फाइल नहीं बनानी है, फाइल बनानी भी है और उसके अंदर कंटेंट भी लिखना है, तो मैं नैनो लिखूंगा और जैसे कि मैंने लिख दिया main.txt, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, है ना। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, हाई लिख दिया, कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स, एल एस करूं, फाइल बन गई। ठीक है, अब अगर मैं वापस से नैनो करूंगा तो क्या होगा, ये फाइल ओपन हो जाएगी।
क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ओपन हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल बन जाएगी। अच्छा, सिर्फ अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो नैनो करने से फाइल बनेगी नहीं, आपको उसके अंदर कंटेंट लिख के सेव भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटर किया, इसके अंदर का कंटेंट दिख रहा है, ये फाइल ओपन हो गई, कंट्रोल एक्स से एग्जिट कर लेता हूँ। अब हो सकता है कि मैं बिना फाइल को ओपन करे मैं उसके अंदर का कंटेंट देखना चाहूँ, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कैट। कैट का मतलब होता है कॉन्केटिनेट। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली हमें फाइल के अंदर का कंटेंट दिखा देता है, जैसे कि मैंने किया यहाँ पे फाइल डॉट टीएक्सटी, तो क्या करेगा, इस फाइल को ओपन नहीं करेगा, इसके अंदर के कंटेंट को प्रिंट करा देगा टर्मिनल पे। एंटर करते हैं, कंटेंट प्रिंट हो गया, यहाँ तक आ रहा है समझ में? ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से ऑपरेशन देखे, फाइल बनाना, फाइल क्रिएट करना, फोल्डर बनाना, फाइल के अंदर एडिटर में ओपन करना, और एडिटर के अंदर सेव वगैरह करना हमने देख लिया। अब कुछ और नेविगेट करना भी हमने सीख लिया, फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं, बैक कैसे आते हैं। ठीक है, अब कुछ और ऑपरेशन है जो कि हमें सीखने पड़ेंगे, जो कि फाइल को कॉपी करना, फाइल को मूव करना, फाइल को रीनेम करना और फाइल को रिमूव करना। ठीक है, ये 3-4 चीजें। तो अगर मुझे कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए जो कमांड है वो है सीपी। ठीक है, सीपी लिखोगे, जिस भी फाइल को कॉपी करना है उसका नाम लिख दोगे, जैसे कि मुझे demo.txt को कॉपी करना है। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ कॉपी करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहीं पे कॉपी करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि फोल्डर 1 के अंदर कॉपी हो जाए, लेकिन फोल्डर 1 है कहाँ, फोल्डर 1 है होम के अंदर, काली, फिर साइबर, और उसके अंदर है फोल्डर 1। तो मैं यहाँ पे पाथ लिखूंगा पूरा होम। ठीक है, ऑलरेडी साइबर में है तो यहाँ डायरेक्ट साइबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट अगर मैं स्लैश फोल्डर लगाऊंगा तो ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये समझ रहा है कि रूट लोकेशन के अंदर फोल्डर नाम का है। ठीक है, तो अगर मुझे वैसा करना है तो मैं यहाँ पे फोल्डर 1 लिखूंगा तो ये उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। अगर वो फोल्डर उसी जगह पे है तो डायरेक्ट फोल्डर का नाम लिख दो। ठीक है, तो अगर मैं एंटर करूं, कुछ भी एरर नहीं आई, इसका मतलब है कि वो कॉपी हो चुकी है। जाके देखें सीडी फोल्डर 1 में आ गई, बैक आते हैं। ठीक है, वापस से कॉपी करेंगे, इस बार थोड़ा अलग तरीके से कॉपी करेंगे। मान लीजिए मैं फाइल को कॉपी तो करना चाहता हूं लेकिन मैं उसका नाम चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फोल्डर 1 लिखा था इसके आगे एक और स्लैश लगा दो और नए फाइल का नाम लिख दो। ठीक है, तो मान लो मैं डेमो का नाम में चेंज करना चाहता हूँ demo2.txt, तो क्या करेगा, उस फाइल का नाम भी चेंज कर देगा। ठीक है, एंटर करते हैं, एलएस करते हैं, फोल्डर 1 में जाते हैं, नाम चेंज हो गया। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ मैं, बताइए, सही है? क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट में कमांड लिख रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो उसमें। ठीक है, तो ये हमारे फाइल फोल्डर बन गए। अभी हमने क्या किया, एक फाइल को कॉपी भी किया नॉर्मल तरीके से, दूसरे बार कॉपी किया और उसका नाम भी चेंज कर दिया। अब तीसरी चीज देखते हैं कि मूव कैसे किया जाए। मूव करने के लिए लिखते हैं mv और फाइल का नाम। मान लीजिए मैं यहाँ पर demo.txt को मैं मूव करना चाहता हूँ। कहाँ मूव करना है, तो मैं फोल्डर 2 में मूव कर देता हूँ, हो जाएगा फोल्डर 2 में मूव, है ना। कौन सी फाइल को मूव करना है, कहाँ मूव करना है, तो मैंने बोला फोल्डर 2 में मूव कर दो। एंटर करूंगा, एलएस किया, cd फोल्डर 2, आ गई फाइल। ठीक है, वापस बैक आते हैं। ठीक है, अब वो मूव हो चुकी है। अब मान लीजिए मुझे फाइल को रीनेम करना है। ठीक है, तो पहले अपन उस फोल्डर में चले जाते हैं, फोल्डर 2 में। अब इस फाइल को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो रीनेम करने के लिए भी mv कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो mv demo.txt और उसका नाम क्या रखना चाहते हो आप, तो आप वहां पे कुछ पाथ नहीं दोगे, आप उसके आगे में नाम ही नया वाला दे दोगे तो वो फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको बोलता हूं कि try.txt, तो इसका नाम चेंज हो गया, try.txt। demo.txt में कुछ लिखा था क्या हमने, नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। ठीक है, तो कॉपी करना, मूव करना और रीनेम करना, 3 चीज हो गई। अब अगर हमें किसी चीज को डिलीट करना है तो हम लिखेंगे rm करके हमें फाइल का नाम लिखेंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब rm से ही हम फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं, तो मैं cd डॉट डॉट आता हूं। ठीक है, और यहां पर जो फोल्डर बने मैं इसे डिलीट करता हूं। तो अगर मैं करूं rm फोल्डर 1, तो क्या बोल रहा है ये,
वो बोल रहा है कि मैं फोल्डर 1 को डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि फोल्डर 1 एक फाइल नहीं है, फोल्डर 1 है एक डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी को आप आरएम से डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, और खासकर तब जब फोल्डर के अंदर कुछ हो। तो इसके लिए हमें कमांड को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होता है। आपकी मर्जी है, आप हाइफन आर एम हाइफन आर भी लगा सकते हो, हाइफन आर एफ भी लगा सकते हो। इसका मतलब क्या है, हाइफन आर का मतलब है रिकर्सिवली, रिकर्सिवली मतलब वो एक लूप में चलाते रहेगा, जब तक वो ऑपरेशन होगा नहीं उसे चलाते रहेगा, ठीक है। हाइफन एफ का मतलब है फोर्सफुली, जैसे कि मान लो कोई फोल्डर के अंदर कुछ होता है तो डिलीट करने नहीं देता, तो हम बोल रहे हैं कि कुछ भी हो आप ट्राई करते रहो, इसे डिलीट कर दो। तो हाइफन आर एम आर एफ करोगे और फिर फोल्डर का नाम लिखोगे तो फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। आरएफ को अलग अलग नहीं लिख सकते, किसको? सिंगल यूज नहीं कर सकते हैं। वो सिंटेक्स चेंज हो जाएगा फिर। अगर अपन ट्राई भी करके देख लेते हैं, ट्राई भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एफ लगा दूं तो ये देखो ये चेंज हो गया, ये अब कमांड का हिस्सा नहीं रहा ना। वो है फोल्डर डायरेक्टली हाइफन एफ करेगा तो फॉर्सफुली होगा, देखते हैं डिलीट होता है नहीं होता है, ठीक है। वैसे अपन आर एफ तो एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे वापस से, फोल्डर 1, और फोल्डर 1 में कुछ चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है। तो टच करके ये अपन ने फाइल बना ली, सी डी डॉट डॉट आ गया, एल एस कर लिया। अब फोल्डर 1 को डिलीट करते हैं, हाइफन एफ फोल्डर 1 नहीं हुआ है ना, तो आपको रिकर्सिवली भी देना पड़ेगा। आप फोर्सफुली दो जरूरी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे हाइफन एफ की जगह में हाइफन आर कर दूं तो ये मोस्ट प्रोबेबली डिलीट कर देगा। हो गया डिलीट, लेकिन सिर्फ हाइफन एफ काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछिए, देन अपन आगे बढ़ेंगे। अब जब भी आपने काली मशीन को सेटअप कर लिया, ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमें कॉन्फ़िगर करना होता है, किसको? एपीटी को। एपीटी को आप ऐसा समझो, एपीटी का फुल फॉर्म मैंने जैसा कि बताया एडवांस्ड पैकेज टूल होता है, जैसे कि रेड हेड के अंदर यम होता है, हमारे जो आर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर पैकमैन होता है, उसी तरीके से डेबियन के अंदर होता है एपीटी। एपीटी को आप ऐसा समझो कि ये प्ले स्टोर है, जैसे एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, कोई भी ऐप आपको डाउनलोड करनी होती है तो आप प्ले स्टोर पे जाते हो, तो आप उसी तरीके से डेबियन के अंदर एपीटी की मदद से चीजों को, टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो। टूल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो भी एपीटी का यूज करोगे, अनइंस्टॉल करना है, रिमूव करना है तो भी एपीटी का यूज करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप डायरेक्ट एपीटी को आप यूज करने लग जाओगे तो वो आपका काम नहीं करेगा एक फ्रेश मशीन में, मेरे में कॉन्फ़िगर्ड है, तो हमको एपीटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होती है? पक्का? बाकी लोग भी बताइए। तो अपन पहले फाइल सिस्टम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास कुछ अब अपन देखते हैं फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स, ठीक है। ये पूरा फाइल सिस्टम नहीं बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें बता के चल रहा हूँ, एक बार में सब चीजें बताऊंगा ओवरलोड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो छोटा छोटा हिस्सा जो जो जरूरी है उसे कंप्लीट करते हैं, जैसे जैसे अपन एक बार इसकी हैबिट बन जाएगी हमें, देन आगे आगे करते हैं, मैं आपको डीप डाउन लेके जाऊंगा इसमें, ठीक है। तो लिनक्स का फाइल सिस्टम कैसा होता है, तो सर स्टार्टिंग होती है रूट लोकेशन से, ये फॉरवर्ड स्लैश को हम बोलते हैं रूट लोकेशन। अब इसके अंदर हमें हमारे सभी फोल्डर देखने को मिलते हैं, तो एक फोल्डर आता है बिन, एक आता है एस बिन, एक आता है ईटीसी, एक आता है यूजर, और यूजर के अंदर एक आता है बिन, फिर आता है कि यूजर, फिर यूजर के अंदर आता है शेयर, एक आता है टीएमपी, एक आता है, ये टीएमपी है ना, ये एक आता है रूट, एक आता है होम। हाँ डीईवी भी आता है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। मिनिमम के साथ स्टार्ट करते हैं, तो एटलीस्ट इतने फोल्डर के साथ, तो आप इतने फोल्डर क्या करते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिन में क्या होता है, बिन का मतलब होता है बाइनरीज। कोई बता सकता है बाइनरीज का मतलब क्या है? नहीं, वो तो बाइनरी डिजिट है। बाइनरी का मतलब होता है, बाइनरीज जब हम लिनक्स के परस्पेक्टिव से बात करते हैं तो बाइनरीज का मतलब है छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम। तो देखो होगा क्या, आपने एक कमांड को यूज किया cd, आपने यूज किया rm, आपने यूज किया mv, आपने यूज किया cp, ये जो कमांड है ये एक्चुअल में बाइनरीज है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम है, ठीक है। और जब आप cd लिख रहे हो तो बैकग्राउंड में कुछ कमांड, सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनका शॉर्टकट है cd, ठीक है। तो बिन में होती है बाइनरीज,
यानी कि आपके बेसिक प्रोग्राम। और बेसिक प्रोग्राम कौन से हैं? बेसिक प्रोग्राम ये सब है। तो जो भी आप लिनक्स पे कमांड डाल रहे हो वो कमांड बेसिकली कुछ सेट ऑफ कमांड्स को ट्रिगर करते हैं, और ये जो हमने ये सीडी वगैरह लिखे इनको हम बेसिक प्रोग्राम बोलते हैं। ये होती है बाइनरी। ठीक है, तो जो भी कमांड्स आप लिनक्स में यूज कर रहे हो वो बेसिकली इंस्टॉल है कहीं पे, वो बिन फोल्डर में आपको मिलेंगे। फिर आता है एसबिन। एसबिन का मतलब है सिस्टम बाइनरीज। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर भी बाइनरीज ही है, लेकिन सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है। जैसे कि हमारे पास एक कमांड होता है सिस्टम सीटीएल, सिस्टम कंट्रोल, सर्विसेज को बंद चालू करने के लिए। ये हो गया डीफ्रेगमेंटर हो गया। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे चल के। तो जो सिस्टम की बाइनरीज होती है जो सिस्टम को कंट्रोल करने के काम आती है वो आती है एसबिन के अंदर। फिर ईटीसी में आती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, कॉन्फ़िगर का मतलब होता है सेटिंग्स अप्लाई करना। आप एक नया डिवाइस, आपने एक नया फोन लेके आते हो, सबसे पहले क्या करते हो? कॉन्फ़िगर करते हो। आप उसमें वॉलपेपर सेट करोगे, आप अपना प्रोफाइल सेट करोगे, लॉक लगाओगे, पैटर्न लगाओगे, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो लिनक्स के अंदर जो भी टूल आप यूज कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो सेटिंग्स रहेगी, हर टूल की सेटिंग आपको ईटीसी में मिलेगी। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, तो ईटीसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सेटिंग्स अगर किसी भी चीज़ की आपको चेंज करनी है तो आप ईटीसी में जाओगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। फिर आते हैं यूजर बिन। यूजर बिन में क्या होते हैं? जो भी आपके इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर चाहे वो प्री इंस्टॉल्ड हो या फिर आपने खुद से इंस्टॉल करे हो, तो जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे वो आएंगे यूजर के अंदर बिन नाम के फोल्डर में। यूजर के अंदर बाइनरीज, फिर बाइनरीज छोटे छोटे प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर यूजर बिन के अंदर आएंगे आपके वो सॉफ्टवेयर। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर का नाम आपने सुने होंगे, यूज करना बाद में बताऊंगा। एनमैप हो गया, एमएसएफ कंसोल हो गया, ठीक है, वायरसार्क हो गया। अब यूजर शेयर के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होती है सपोर्ट फाइल्स। अब सपोर्ट फाइल किसकी होती है? सपोर्ट फाइल्स भी बोल सकते हो, डिपेंडेंसीज भी बोल सकते हो। ठीक है, सपोर्ट फाइल का मतलब ये है जो सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से काम करने में मदद कर रही है। ठीक है, जैसा एनमैप का बेसिक काम क्या है? नेटवर्क स्कैनिंग करना, लेकिन एनमैप एन्यूमरेशन भी कर सकता है। ठीक है, तो एन्यूमरेशन जो कर रहा है वो उसका एड ऑन फीचर है। अब उस एड ऑन फीचर को करने के लिए उसको सपोर्ट फाइल्स चाहिए। ठीक है, तो सपोर्ट फाइल्स कहाँ मिलेगी हमें? यूजर शेयर में। इसी तरीके से कुछ टूल्स है पासवर्ड क्रैकिंग के, जैसे हाइड्रा ले लो। ठीक है, तो पासवर्ड क्रैकिंग कैसे होती है? वर्ड लिस्ट की मदद से होती है। वर्ड लिस्ट एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर पासवर्ड लिखे होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा से आप पासवर्ड क्रैकिंग तो कर रहे हो, लेकिन हाइड्रा अकेले नहीं कर सकता वो चीज़, उसको वर्ड लिस्ट भी देनी पड़ेगी। वो वर्ड लिस्ट कहाँ मिलेगी? यूजर शेयर में। ठीक है, तो जो भी टूल्स के जो है एडिशनल फीचर होंगे या टूल्स को सही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि वो टूल कुछ चीज़ों पर डिपेंड रहता है, तो डिपेंडेंसी वाली जो फाइल है वो होती है यूजर शेयर के अंदर। टीएमपी का तो आप बता सकते हो, टेम्पररी फाइल, जो कुछ समय के लिए रहती है, खुद से बनती है, खुद से गायब हो जाती है। ठीक है, फिर आता है रूट फोल्डर। ये क्या है? रूट यूजर का पर्सनल डायरेक्टरी है ना, पर्सनल डायरेक्टरी ऑफ रूट यूजर, सुपर एडमिन। ठीक है, फिर आता है होम फोल्डर। होम फोल्डर में क्या आता है? पर्सनल डायरेक्टरी ऑफ नॉर्मल या फिर गेस्ट यूजर। ठीक है, जैसे कि काली हमारा एक यूजर हो गया, एक्यूनेटिक सभी एक यूजर हो गया, तो होम के अंदर मिलेंगे आपको जितने भी यूजर होंगे। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, अब तो एपीटी का हाँ, अब आएंगे एपीटी पे। ठीक है, तो अब देखो एपीटी क्या है? एक एडवांस पैकेज टूल है, हमारे लिनक्स का प्ले स्टोर है। अब हमें कोई भी सॉफ्टवेयर वहां से डाउनलोड करना है तो पहले हमें एपीटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपने नई मशीन सेटअप करी, आप एपीटी की कितनी भी कोशिश कर लो, आप इंस्टॉल करने की, अपडेट करने की, अपग्रेड करने की, वो नहीं होगा। तो पहले जाके आपको एपीटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? कहाँ होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल? ईटीसी में होती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ईटीसी में होती है। तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली ईटीसी में जाएंगे। ठीक है, ईटीसी में जाएंगे। ईटीसी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एपीटी नाम का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, ये रहा एपीटी नाम का फोल्डर। ठीक है, तो जितने भी हमारे टूल है, जैसे अपाचे 2 की वेब सर्विस,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मिलेगी ARP की, तो APT की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मिलेगी। तो हम जाते हैं ETC के अंदर, APT के अंदर आ गए, ETC में APT में LS करोगे, काफ़ी सारी फाइल कुछ फोल्डर है, एक फाइल मिलेगी sources.list नाम की। इस फाइल में हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो इस फाइल को अगर मैं कैट करके आपको दिखाऊं तो इसके अंदर देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये पहली चीज तो कमेंट है, फिर आई यहाँ पे डेव वाली लिंक आई। जब भी आप किसी चीज को डाउनलोड करोगे तो वो इस रिपोजिटरी से, इस लिंक से डाउनलोड करेगा और इस लिंक से भी डाउनलोड करेगा। यहाँ पे तो कुछ चीजें लिखी हुई है, तो ये तो कमेंट है, इसके आगे में हैशटैग लगा है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसके आगे भी डेव एसआरसी के सामने भी हैशटैग लगा होता है, तो आपको वो हैशटैग हटाना होगा, अनकमेंट करना होगा। जब तक आप अनकमेंट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हम किस में ओपन कर सकते हैं इसे, यस, इसमें चेंजेस करने, इस फाइल में कैसे चेंजेस करेंगे, नैनो, नैनो पहले से इंस्टॉल है, तो नैनो सोर्सेज डॉट लिस्ट ओपन हो गई। बाय डिफॉल्ट क्या था, यहां पर भी हैशटैग लगा हुआ था। आपको क्या करना है, इस हैशटैग को हटा देना है। अब ये लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। डेव और डेव एसआरसी दोनों के सामने हैशटैग नहीं होना चाहिए, अगर हैशटैग है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये हैशटैग को हटाइए और इस फाइल को सेव कर लीजिए, ये आपका एपीटी कॉन्फ़िगर हो गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब जब आपने एपीटी की कॉन्फ़िगर कर ली तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, एक एपीटी अपडेट होता है, एक एपीटी अपग्रेड होता है, ठीक है। तो वो किस काम आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर कुछ कमांड आ गए हमारे पास। पहला कमांड है apt get अपडेट। इसकी जगह पे आप apt अपडेट भी यूज कर सकते हो। दूसरा होता है apt get अपग्रेड। इसकी जगह पे आप apt अपग्रेड भी यूज कर सकते हो। गेट लगाना जरूरी नहीं है, एक्चुअल में है क्या, ये जो गेट वाला है ना, एक गेट वाला ये ओल्ड है और ये जो विदाउट गेट वाला है ये न्यू है, ठीक है। तो जब आपने एपीटी को कॉन्फ़िगर किया, अभी आपने उसमें सेटिंग्स अप्लाई करी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि लिनक्स में रिफ्रेश का ऑप्शन दिखता है आपको, जैसे विंडोज में नहीं होता, ठीक है। तो हमने जो चेंजेस करे हैं वो बेसिकली हमें रिफ्रेश भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिपोजिटरीज को अगर अपडेट करना है, यानी कि लिंक्स हो गई आपकी, आपने कुछ भी चेंजेस किए हैं, लिंक्स हो गई, उसी तरीके से रिपोजिटरीज होती है, ठीक है। इनको अगर आपको अपडेट करना है, बेसिकली अगर आपको रिफ्रेश करनी है सभी चीजों को, तो आपको एपीटी अपडेट या एपीटी गेट अपडेट करना होता है। तो जैसे ही आपने एपीटी को कॉन्फ़िगर किया, सबसे पहले एपीटी अपडेट करिए। अगर वो किसी रीजन से सक्सेस हो गया अच्छी बात है, अगर सक्सेस नहीं होगा आप अगले कमांड की तरफ बढ़िए, जो कि होगा एपीटी अपग्रेड। एपीटी अपग्रेड क्या करता है, ये आपके टूल्स और सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर देता है, लेटेस्ट वर्जन पे लेके आ जाता है। तो अगर मैंने किया एपीटी इंस्टॉल नैनो, सॉरी एपीटी अपग्रेड नैनो किया, तो क्या करेगा, वो नैनो सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन पे ला देगा, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क समझना, अपडेट क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा, अपग्रेड करेगा, लेटेस्ट वर्जन पे लेके आएगा। तो अगर आप एपीटी अपग्रेड करते हो तो आपके सिस्टम पे जितनी भी सॉफ्टवेयर और टूल्स है वो सभी लेटेस्ट वर्जन पे आ जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप एपीटी अपग्रेड करो तो एरर आ जाए, एपीटी अपडेट करो एरर आ जाए, एपीटी अपडेट काम नहीं कर रहा तो एपीटी अपग्रेड रन कर दो, एपीटी अपग्रेड काम नहीं कर रहा तो एपीटी अपडेट रन कर दो। लेकिन अपग्रेड करने के बाद हमेशा एक बार एपीटी अपडेट करना जरूर, क्योंकि आपने अपग्रेड किया तो नए टूल्स आके डाउनलोड तो हो गए, नई फाइल्स आके डाउनलोड हो गई, अब उसे रिफ्रेश भी करवाना होगा, ठीक है। लिंक्स वगैरह जो है उन्हें वो करवाना होगा, अपडेट करवाना होगा, तो उसके लिए आपको एपीटी अपडेट भी रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, एपीटी अपडेट। तो ये देखो क्या कर रहा है, ये बेसिकली लिंक को अपडेट करेगा, ये कुछ डाउनलोड नहीं करने वाला है, ये आपका डेटा खर्च नहीं करेगा। ये देखो लिंक अपडेट कर रहा है, ठीक है। ठीक, मिनिमम डेटा के साथ चलता है, मिनिमम डेटा ये लेके चलता है। अब ये देखो अपडेट हो, अपनी जो लिंक्स वगैरह है वो अपडेट हो गई। अब मुझे हम मेरे सभी टूल्स को अपग्रेड करना है, क्योंकि देखो जब काली का वर्जन है, आप तो पुराना वर्जन भी चला रहे होंगे, ठीक है। मान लीजिए नया वर्जन में आपने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया तो वो काली का लेटेस्ट वर्जन है, हर टूल का लेटेस्ट वर्जन तो है नहीं,
ठीक है। तो आपको जैसे आप नया फ़ोन भी लेके आते हो तो उसमें आप देखना प्ले स्टोर में जाके तो यूट्यूब के अपडेट आए होंगे, क्रोम के अपडेट आए होंगे, तो उसी तरीके से हमें भी अपडेट, तो उसके लिए अपडेट करने के लिए हम लिखेंगे अपग्रेड। तो बोलेगा देखो आपको 305 एमबी का डेटा खर्च करेगा ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा, तो करना चाहते हो यस, तो मैं यस कर देता हूँ, तो ये फिर डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन से पैकेजेस, कौन कौन से टूल को ये अपडेट करने वाला है, ठीक है। तो ये सभी उन पैकेजेस और नाम है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये जेप प्रॉक्सी को कर रहा है, विम को कर रहा है, ठीक है, और देखो पाइथन 3 को कर रहा है, इनके भी नए नए वर्जन आए, तो ये सभी पैकेजेस को अपडेट करेगा। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम करोगे तो 1-1.5 घंटे भी लग सकते हैं। एक बार ये लेटेस्ट वर्जन पे आ जाए फिर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे वापस से, क्योंकि चीजें जो डाउनलोड हुई है उनकी लिंक्स अपडेट होनी चाहिए, नहीं तो फिर टूल सही से काम नहीं करेंगे। किसी रीजन से मान लो आप अपग्रेड कर रहे हो, जैसे डाउनलोड कर रहा है, किसी रीजन से नेट डिस्कनेक्ट हो गया, ये अगर रुक गया, कमांड को जब भी आप वापस से रन करोगे वो उसके आगे से डाउनलोड करना चालू कर देगा, यानी कि रिज्यूम कर देगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब बीच में ऐसा आपको रोकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बीच में जैसे रुक रहा है तो वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हो रहा है उसमें दिक्कत आ जाए, लेकिन किसी रीजन से रुक जाता है तो परेशान नहीं होना है, अगली बार आप कमांड को रन कराइए, जहां से वो रुका था उसके आगे वो डाउनलोड करना चालू कर देगा, ठीक है। तो हमारे होता क्या है लिनक्स पे, जब भी आप काम करते हैं ना तो बार बार पे वो आपको एरर फेंक के मारता है, ठीक है। तो एरर से सबसे पहला रिजॉल्वमेंट ट्रबल शूटिंग स्टेप आपका ये होना चाहिए कि अगर कोई भी एरर आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो एरर कर क्या रही है, तो आपको अपडेट अपग्रेड करना चाहिए, सबसे पहली स्टेप, ठीक है। आप एरर जैसे आती है तो उस एरर में कुछ लिखा भी होता है, वैसे एरर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक डेवलपर के लिए जब एरर आती है तो परेशान होता है, ठीक है, लेकिन एक हैकर के पास जब एरर आएगी तो खुश हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है, एरर उसको सॉल्यूशन बता रही है कि दिक्कत कहाँ है, तो एरर पढ़ के हमको दिक्कत समझ में आ जाएगी, तो जैसे दिक्कत समझ में आएगी उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे, हमारी एरर रिजॉल्व हो जाएगी। तो हैकर के लिए एरर बहुत अच्छी बात है, एक डेवलपर के लिए वो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, हमारे लिए नहीं होती, ठीक है। और अगर एरर आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, या फिर मान लो एरर नहीं भी आ रही है, चीजें काम नहीं कर रही है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहला स्टेप है आप अपडेट अपग्रेड को एक बार ट्राई करिए। तो 90% केसेस में एरर रिजॉल्व हो जाती है वहां पे, फिर नहीं होती है तो फिर अपन आगे की स्टेप्स अपन लेते हैं। तो देखो अपन को बोल रहा है 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे लेगा, ठीक है, कम हो गया है। एक चीज का ध्यान और रखना, कभी भी जैसे ही सिस्टम चल रहा है आपको बंद करना हो तो ऐसा मत करना कि डायरेक्ट जाके यहाँ पे बंद करो, ठीक है, ऐसा कभी मत करना, ना ही यहाँ पे जाके करना, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब आप डायरेक्टली बंद करोगे तो आपके एसएसडी और हार्ड डिस्क पे लोड पड़ता है, और हो सकता है वो करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, डेटा भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा प्रॉपर तरीके से जो भी आपके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं पहले उन्हें बंद करिए, पावर बटन पे क्लिक करिए, और जैसे आप आपके मेन विंडोज को करते हैं उसी तरीके से करना है, ठीक है। आप सिस्टम को तो ऐसा बंद नहीं करते ना, जाके सीधा प्लग निकाल दिया, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी नहीं करनी है, ये तो करप्ट हो जाएगा आपका डेटा। एंटर करोगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा, बेसिकली कितना परसेंट हो रहा है, एंटर प्रेस करोगे तो बता देगा कि अब क्या है स्टेटस इसका। रेपिटिव कॉन्फ़िगर करने के लिए हम बिना रूट परमिशन लेते नहीं हो रहा, नहीं होगा, वही मैंने बोला कि बिना रूट परमिशन के आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। एपीटी में सॉरी ईटीसी का क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको छेड़ने नहीं देगा, ठीक है। इसके पीछे का कहाँ से, यहाँ से नहीं आ रहा, आगे
तो एपीटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को छेड़ने नहीं देगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो सेटिंग्स की फाइल है, उसको छेड़ने की परमिशन सिर्फ सुपर एडमिन को होनी चाहिए, हर किसी को नहीं होनी चाहिए। एक सर्वर में मल्टीपल लाखों करोड़ों यूजर होते हैं, तो अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को छेड़ेगा तो दिक्कत होगी। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो रही है, सब सेटिंग्स वहाँ पे हो रही है, तो पासवर्ड की सेटिंग भी कहाँ होगी? वहीं पे होगी, ईटीसी में, ठीक है। तो अपन यहाँ जाते हैं ईटीसी में, एलएस करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है शेडो फाइल, शेडो, ये रही, ठीक है। इस शेडो फाइल को अगर आप कैट करोगे तो इसके अंदर आपको पासवर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो कितने यूजर्स हैं उन सभी के पासवर्ड और पासवर्ड हैश आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी यूजर्स में तो कुछ है नहीं, एक तो हमारे पास रूट यूजर है, ये रहा रूट यूजर का पासवर्ड, ठीक है। और ये रहा, हाँ हाँ। अब देखो, एक चीज को समझना, मैं आपको सीआईए ट्राइड के बारे में बताऊंगा। पढ़ा है सीआईए ट्राइड के बारे में? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो देखो, ये जो पासवर्ड है ना, अब आप ये सोचो कि किसी रीजन से मेरे को आपके सिस्टम का एक्सेस मिल गया, तो मैं फाइल को जाके सीधा पढ़ लूंगा, तो मेरे को आपका पासवर्ड मिल जाएगा, तो फिर तो साइबर सिक्योरिटी कोई मतलब की नहीं रही ना। तो यहाँ पर क्या है, क्रिप्टोग्राफी अप्लाई करी गई है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हैश्ड फॉर्म है, ये पासवर्ड के हैश है। हाँ बेटा, इसके बाद आप लोग का वीडियो सेशन रहेगा ना सर की क्लास के बाद, जैसे भी सर फ्री हो रहे हैं, मतलब टाइम तो लगेगा अभी आपको 8 बजे तक, 8 बजे तक, है ना। तो एक क्विक सेशन रहेगा, ज्यादा नहीं। कल से आप लोग का प्रॉपर तरीके से वीडियो आप लोग को मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। कहाँ क्लास लगेगा? क्लास में ही रहेगा या फिर यहाँ पर, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, मोस्ट प्रोबेबली तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अवेलेबल रहना क्लास में। यूट्यूब से जानते हैं हैश लगा तो क्या हैश कन्वर्ट करता है उसके बाद, हाँ, पासवर्ड का हैश जनरेट किया जाता है और हैश यहाँ पर है, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी, आप वेब सर्वर पे चले जाओ, किसी सिस्टम पे चले जाओ, आपको कभी भी ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, हैश्ड फॉर्म में। तो ये हमारा काली यूजर रहा और ये काली का हैश रहा। अब इसमें सॉल्ट भी ऐड है, ठीक है, तो इस हैश को आप ऐसे क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। और ये भी हमारा ये रूट यूजर का हैश है, इसमें सॉल्ट ऐड है, पेपर भी ऐड होगा, इस वजह से पासवर्ड और ज्यादा अनक्रैकेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मान लो कोई हैश है, तो मैं इस हैश को रिप्लेस भी कर सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से पासवर्ड बनाऊंगा, गूगल पे जाके मैंने हैश जनरेट कर लिया और उस पासवर्ड को यहाँ रिप्लेस कर दूंगा। अगर रिप्लेस कर दूंगा तो इसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई भी यूजर कर पाएगा तब तो फिर दिक्कत है, इसलिए रूट यूजर ही कर सकता है। इस शेडो फाइल को रूट यूजर के अलावा कोई पढ़ भी नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूं, ठीक है, और फिर मैं जाऊँ cd etc और मैं यहाँ पे कैट करूँ शेडो, परमिशन डिनाइड, है ना। तो नॉर्मल यूजर इस फाइल को पढ़ भी नहीं सकता। कंप्लीट हो गया ना? अच्छा, चल ही रहा है, ठीक है, चलने देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब एपीटी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसके बाद हम किसी टूल को डाउनलोड कैसे किया जाएगा वो देखेंगे। तो बहुत ही बेसिक कमांड है, ठीक है। दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ, जब, क्योंकि देखो, हमको तो चलो टूल के नाम एक बार हम पता कर भी लेंगे, हमें तो नहीं पता हर टूल में अलग अलग कमांड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें और आती है, दो लिनक्स के और कमांड आते हैं। एक होता है हेल्प कमांड, ठीक है, एक होता है हेल्प कमांड और दूसरा होता है मैन कमांड। अच्छा, ओके, ठीक, मेरे सिस्टम में स्पेस दिख रहा है इधर, क्रॉप हो गया, ठीक ठीक, चलो अच्छा किया बता दिया, देखा नहीं था, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो है आपके पास हेल्प कमांड और दूसरा है मैन कमांड। हेल्प का मतलब क्या है, ये बेसिकली आपको एक छोटी सी हेल्प देगा, जिसमें आपको कमांड्स लिखे होंगे कि कौन से कमांड को किस तरीके से यूज़ करना है। जनरली होता क्या है, हेल्प को यूज़ करने के लिए आपको टूल का नाम लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको nmap की हेल्प चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप -h यूज़ कर सकते हो, हाइफन हेल्प यूज़ कर सकते हो। कुछ केसेस में हाइफन एज भी होता है, कुछ केस में -h भी होता है, ये दोनों पॉपुलर है, ठीक है। तो कोई भी टूल है, मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा, मुझे इसकी हेल्प देखनी है, तो मैं -h हेल्प को कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या किया, एपीटी को अपन ने कॉन्फ़िगर किया। अब एपीटी की चीज़ें तो मान लो हमें नहीं आ रही है, ठीक है। तो नया टर्मिनल ओपन करते हैं, वापस से जूम इन करते हैं, sudo su
तो मैंने लिखा APT -H, ठीक है, हो गई इसकी हेल्प ओपन, हो गई, ठीक है। क्या बता रहा है, APT का वर्जन बता रहा है, यूसेज बता रहा है, बोल रहा है APT लिखो, ऑप्शन दे दो, ऑप्शन कहाँ है, ये लिस्ट एक ऑप्शन है, सर्च एक ऑप्शन है, शो एक ऑप्शन है, और आगे आपको जो भी कमांड देना है वो दे दो, ठीक है। तो ये हेल्प ओपन हो गई। इसकी जगह पे अगर मैं चाहूँ तो हाइफन हेल्प करूंगा तो भी आ जाना चाहिए, तो भी आ गया। कुछ केसेस में हाइफन हेल्प काम नहीं करेगा, कुछ केसेस में हाइफन एच काम नहीं करेगा, तो आप अल्टरनेटिव अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। टूल बाय टूल वेरी करता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो हेल्प है ना, ये एक छोटी सी हेल्प है, ठीक है। एक इससे बड़ी हेल्प और आती है जो कि डिटेल में होती है, उसको हम बोलते हैं मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या होता है, मैन मतलब है मैनुअल। जब भी आप किसी चीज को खरीद के लाते हैं तो उसके साथ आपको एक डायरी बुक जैसी मिलती है, उसको अपन बोलते हैं मैनुअल, जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कैसे यूज करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैन का मतलब होता है मैनुअल। तो अगर आपको किसी चीज की मैनुअल लिखनी है जो कि बहुत डिटेल में होती है, तो आप उसके लिए लिखोगे, आपको इसको थोड़ा सा उल्टा करना होता है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले टूल का नाम लिख रहे थे, फिर हम हेल्प लिख रहे थे। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे पहले हम मैन लिखेंगे फिर टूल का नाम लिखेंगे, तो उस टूल की मैनुअल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे अगर मैं आऊँ यहाँ पे एंड देन ओवरलोड होगा तो बताना मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैन, और इस बार मैं लिखूँ APT, आ गई, बहुत बड़ी हेल्प आई इस बार APT की, ये देखो चलती जा रही चलती जा रही है ना। तो ये चीज़ है। तो डिटेल में अगर आपको चीज़ें चाहिए तो आप मैनुअल में भी देख सकते हो। कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो कि हेल्प में नहीं मिलते, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कि क्यू फॉर क्विट, तो क्यू दबाते हैं तो एग्जिट भी आ जाएंगे, ठीक है। अब जब हमने APT को हेल्प ओपन करी थी तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ कमांड्स है, ठीक है। तो अगर मैं APT लिस्ट करूँ, देखो अब चीज़ों को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया APT का काम क्या है। अब उसके आगे मुझे नहीं भी याद हो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं हेल्प तो ओपन कर सकता हूँ ना, राइट। तो उसके आगे आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको APT CD बेसिक कमांड्स आ गए। उसके बाद जो डिटेल में, अब कोई भी टूल की आप मैनुअल याद नहीं कर सकते, मुझे भी काफी सालों हो गए लेकिन तब भी मुझे भी याद नहीं होता है। तो अगर मुझे वो चीज देखनी है तो मैं हेल्प ओपन करूंगा, उसके अकॉर्डिंग लूंगा। जैसे कि क्या बोल रहा है लिस्ट, तो बताएगा कि आपके सिस्टम पे कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, ठीक है, लिस्ट करेगा। तो मैंने बोला APT लिस्ट, और उसके बाद हाइफन इंस्टॉल्ड करूंगा तो मुझे इंस्टॉल्ड पैकेजेस दिखाएगा। तो ये वो सभी पैकेजेस है जो कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे किसी चीज को इंस्टॉल करना है तो APT इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। तो एक एडिटर होगा जो कि आपके में इंस्टॉल नहीं होगा, उसे आप इंस्टॉल करना है ना, APT इंस्टॉल gedit। एडिटर है नोटपैड की तरह, विम की तरह, सिंपल है यूज करने में, बस एंटर करोगे तो ये उसे इंस्टॉल भी कर देगा, लेकिन APT कॉन्फ़िगर होने के बाद, ठीक है। तो ये बोल रहा है सेटिंग फॉर कैशे लॉक, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पे ना ये चल रहा है, ये चल रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। नहीं तो वो APT अगर नहीं होगा तो वो पूछेगा आपको कि इंस्टॉल करना है या ना, यस या नो पूछेगा। और अगर इंस्टॉल होगा तो बोलेगा कि ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन में आपको बता देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें किसी चीज़ का वर्जन देखना है, जैसे APT का देखना है, तो हाइफन वर्जन, ये कमांड यूनिवर्सल है तो आपको हर टूल का वर्जन बता देगा। nmap हाइफन वर्जन, तो ये भी वर्जन बता देगा, ठीक है। किसी चीज को रिमूव करना है, APT रिमूव, और उस पैकेज का नाम लिखोगे तो वो फिर रिमूव भी कर देगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है यहाँ पे। अब कुछ और चीजें भी है, कुछ एडिशनल कमांड्स है, वैसे मैं सोचा था आगे चल जाते हैं, आप नोट कर सकते हो चाहो तो। अगर आपको आपके सिस्टम का नाम देखना है तो आप लिख सकते हो होस्ट नेम, तो आपके सिस्टम का नाम बता देगा जो कि है काली। आपको डिटेल में देखना है कि सिस्टम नेम और उसका जो स्पेसिफिकेशंस वो क्या है, तो यू नेम हाइफन है, तो काली लिनक्स उसका वर्जन बता रहा है कर्नल का, ठीक है, कितना बिट का है वो चीज़ें बता रहा है। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम पे यूजर्स कौन कौन से, ठीक है, तो बेसिकली मैं करता हूँ कैट etc में यूजर्स नाम का, नहीं यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसको चेक कर लेंगे cd etc।
और भी अपने पास कमांड होते हैं यूज़र ऐड करने के, पासवर्ड चेंज करने के, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताना चाहूँगा। फिलहाल अपन होम काली में आ जाते हैं। अब एक चीज़ और है कि देखो अभी हमने एपीटी से इंस्टॉल कर रहे हैं, हो सकता है किसी रीज़न से कोई टूल आप डाउनलोड करना चाह रहे हो। एपीटी में भी क्या है, एक प्ले स्टोर है, तो कुछ चीज़ें इसमें टूल्स ऐड होते हैं, कुछ रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप किसी टूल को करना चाह रहे हो, आपको एपीटी में नहीं मिल रहा है, तो आपको वो अलग से ब्राउज़र से जाके करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं अपन, क्योंकि हम एक डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, तो वहाँ पर हमें डॉट डेब फाइल इंस्टॉल करनी है, डॉट DEB, ठीक है। तो खैर उस चीज़ को मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, इसके पहले जो आप लोगों ने रेडिट में पढ़ा था, तो क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी आपने लिनक्स में? हाँ रेडिट पढ़े थे, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है। रेडिट नहीं पढ़ा है? दो दिन से चला है। नहीं बेसिक पिछली फिर बताया थे मुझे LSTD सिर्फ इंस्टॉल करना होता है। अच्छा, ठीक है। आज कुछ नया जानने को मिला? ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पहुँचा है। नहीं नहीं, अब ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेबियन से मेरे हिसाब से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रेड हैट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, तो अगर आप स्टार्टिंग में लंबे इस पर जंप करोगे तो दिक्कत आएगी। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डेबियन पे चले जाएंगे, फिर डेबियन के अलग अलग फ्लेवर्स पे चले जाएंगे, पैरेट पे चले जाएंगे, उबंटू पे चले जाएंगे, सब सेम ही है, ठीक है। फिर आपकी इच्छा, आप अलग से अपने एक बार आपको चीज़ें आ गई बेसिक, फिर आप गरुड़ा एक्सप्लोर करो, ब्लैक आर्च एक्सप्लोर करो, रेड हैट एक्सप्लोर करो, ठीक है। उसमें तो फिर 700 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेंगे, डेली एक एक करोगे तो वो भी 3-4 साल निकल जाएंगे। मतलब तो लिनक्स से पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो बोला थी कंपनी में रेडिट है तो नहीं तो रेड हैट लिनक्स ही तो है। अभी जैसे कि मैंने एपीटी इंस्टॉल कर रहा हूँ, रेड हैट पर रहूँगा तो मैं यम इंस्टॉल करूँगा, YUM इंस्टॉल, क्योंकि यहाँ पे यम पैकेज मैनेजर है। फाइल सिस्टम सेम है, कमांड्स सेम है 90%, कुछ कमांड्स अलग होती है, जैसे पैकेज मैनेजर की कमांड अलग हो गई और कुछ कुछ चीज़ें अलग हो गई, बाकी आपको पासवर्ड फाइल भी वही मिलेगी, क्योंकि वो लिनक्स का ही आर्किटेक्चर है, ये चीज़ है। अब इसमें डीप डाउन भी जाऊंगा, आगे चल के मैं आपको कुछ टास्क वगैरह दूंगा, जिसमें कि आपको थोड़ा लिनक्स परेशान करेगा, कुछ गेम्स वगैरह अपन रखेंगे, ठीक है। तो लैब्स रहेगी जिसमें आपको 3 से 4-5 लेवल आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करनी होगी, आपके 8-9 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। अब कुछ और कमांड से देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं? आईपी से दो टाइप होते हैं, IP4 IP6। वो तो जनरेशन के बेसिस पे है। ऐसे 5 4 क्लास के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। क्लास के होते हैं। क्लासेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो टाइप्स पूछ रहा हूँ। अच्छा, स्टैटिक डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक डायनेमिक के ऊपर कुछ नहीं होता? ओके, ठीक है। तो हमारे पास आईपी एड्रेस पे अगर अपन आए, आईपी एड्रेस 2 टाइप के होते हैं, जनरेशन के बेसिस पे हटा देते हैं, वो तो IPv4 IPv6 अलग बात है। आईपी 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइवेट, दूसरी होती है पब्लिक। पब्लिक आईपी वो है जो कि आपका आईएसपी देता है, ठीक है। आईएसपी के अलावा किसी और के पास पावर नहीं है कि वो आपको पब्लिक आईपी असाइन कर दे। इस आईपी का काम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क में बात करना। बेसिकली इंटरनेट बिना पब्लिक आईपी के नहीं चल सकता, ठीक है। इसको चेक कैसे करेंगे? गूगल पे जाके लिखेंगे व्हाट्स माई आईपी, ठीक है। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पे गूगल पे एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट्स माई आईपी, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, किसी पे भी आप जा सकते हो। इस पे आ जाते हैं, आ गई ये IPv4 वाली जो है, मतलब ये दोनों ही हमारी पब्लिक आईपी है। हम वैसे IPv4 पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पब्लिक आईपी है। अब आप मुझे बताओ कि ये आईपी है किसकी? क्या मेरे सिस्टम की आईपी है? राउटर की, ठीक है, क्योंकि मैं राउटर से कनेक्ट हूँ। तो पब्लिक आईपी हमेशा उसको असाइन होती है, या तो आपका मोबाइल होगा तो आपकी सिम को असाइन होगी, आप जिस हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो उससे होगी। मैं राउटर से कनेक्टेड हूँ, तो राउटर की है ये पब्लिक आईपी। सिस्टम से नहीं देख सकते इसको। सिस्टम से नहीं देख सकते। आपको पता है कुछ कमांड देखने का? नहीं देख सकते, आपको ब्राउजर पे ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है।
या फिर आप राउटर के गेटवे में चले जाओ और उसकी सेटिंग्स में जाके देखोगे तो दिखेगा। पब्लिक आईपी हमेशा आपको गूगल ही बता सकता है, मतलब कोई भी सर्च इंजन इंटरनेट के जरिए ही पता करा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, दो टाइप की मैंने आपको बोली, एक तो है पब्लिक आईपी और दूसरी है प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी वाइड एरिया नेटवर्क में यानी कि इंटरनेट पे यूज करी जाती है बातचीत के लिए। प्राइवेट आईपी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए होती है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब अभी जैसे राउटर से मैं कनेक्टेड हूँ, राउटर से आप भी कनेक्टेड होंगे। अब मेरे सिस्टम को आपसे बात करनी है, एक प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है, मेरे सिस्टम को उस प्रिंटर से बात करनी है, तो इंटरनेट पे तो बात करेगा नहीं। तो जो हमारा जो वाईफाई का जो नेटवर्क होता है या फिर जो भी आपका लोकल नेटवर्क होता है, उसके अंदर जब जितने भी कनेक्टेड डिवाइस हो आपस में बात करते हैं प्राइवेट आईपी के जरिए। ठीक है, तो अब प्राइवेट और पब्लिक में दो टाइप आते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। प्राइवेट में भी दो टाइप आते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, तो आईपी दो टाइप की होती है, प्राइवेट पब्लिक। प्राइवेट में भी दो टाइप, स्टैटिक डायनेमिक। पब्लिक में भी दो टाइप, स्टैटिक डायनेमिक। प्राइवेट पब्लिक क्लियर थे, वैसे पब्लिक सब लोग यूज करते हैं कि प्राइवेट यूज करते हैं? कौन? मेरे मोबाइल में कौन सा है? आपके मोबाइल में जब आप इंटरनेट चलाओगे तब आपकी पब्लिक आईपी से गूगल इंटरनेट में बात होगी। लेकिन अगर आपके मोबाइल को किसी लोकल डिवाइस से बात करनी है, मान लीजिए आपका डिवाइस मेरा डिवाइस सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, तो हम दोनों के डिवाइस जब बात करेंगे तो प्राइवेट में बात करेंगे। सर हमारे पब्लिक आईपी तो स्टैटिक आईपी होती है और प्राइवेट होती है हमारी डायनामिक। नहीं नहीं, दोनों में आपको स्टैटिक डायनेमिक मिलती है। तो पब्लिक आईपी भी हमारी चेंज हो सकती है? हमारी तो पब्लिक आईपी चेंज होती है। हाँ। जो हमारे पास है, जो हमें आईपी असाइन होती है वो डायनेमिक होती है, यानी कि जो इंटरनेट को यूज करना चाह रहा है उसको हमेशा डायनेमिक आईपी मिलेगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ स्टैटिक लेना, तो मैं अगर आईएसपी को रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देके मुझे स्टैटिक आईपी दे देगा वो। तो हमारे राउटर को आईपी मिली है वो कौन सी है? डायनेमिक है, राउटर को बंद करके चालू करेंगे उसकी आईपी चेंज हो जाएगी। नहीं, राउटर जो हमारे को आईपी असाइन करता है वो चेंज होती है। अच्छा, एक काम करेंगे अपन नेटवर्किंग वापस से पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे डाउट है। हाँ, राउटर देखो, राउटर आपने ला के रखा है, राउटर से हम सभी के डिवाइसेस कनेक्टेड है, राउटर का इंटरनेट बंद है, मान लो इंटरनेट बंद है, ठीक है, राउटर चालू है इंटरनेट बंद है, तो राउटर के पास पब्लिक आईपी होगी नहीं। राउटर का जैसे ही इंटरनेट आप ऑन करोगे एक पब्लिक आईपी उसको असाइन हो जाएगी जो कि आपका आईएसपी देगा। किसी रीजन से कनेक्शन में किसी प्रकार से दिक्कत आई, कनेक्शन ब्रेक हो गया, बिजली चली गई, राउटर बंद कर दिया, चालू कर दिया, तो आईएसपी क्या करेगा, जैसे ही कनेक्शन टूटेगा पब्लिक आईपी ले लेगा और जब वापस से कनेक्ट होगा तब कोई दूसरी पब्लिक आईपी उसे असाइन करेगा, तो वो होगी डायनेमिक आईपी। ठीक है, तो जनरली बाय डिफॉल्ट हमें डायनेमिक आईपी ही मिलती है। ठीक है, अब आपने जेंडर और शेयर्ड यूज किया होगा, ठीक है, तो उसमें एक चीज ऑब्जर्व करना कि एक डिवाइस का हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है, दूसरे का वाईफाई ऑन हो जाता है। तो होता क्या है, एक का हॉटस्पॉट ऑन हुआ, दूसरे का वाईफाई ऑन हुआ, अब दोनों एक नेटवर्क का हिस्सा बन गए, अब वो विदाउट इंटरनेट डेटा शेयर कर पा रहे हैं। तो जब एक उस दिन हमने क्या पढ़ा था, हमने घर का एड्रेस के बारे में बात करी थी, तो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को भेजना है बिना एड्रेस के तो भेज नहीं सकता, तो उस केस में वो दोनों प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है वहां पे। तो हमारे पास प्राइवेट आईपी भी होती है, सॉरी, राउटर पे जब तक, फॉर एग्जांपल मोबाइल का केस ले लीजिए, मोबाइल का आपने डेटा बंद रखा है तब तक उसके पास पब्लिक आईपी है ही नहीं। मोबाइल का डेटा ऑन किया पब्लिक आईपी आ गई, डेटा बंद किया पब्लिक आईपी चली गई। अब आपने मोबाइल का हॉटस्पॉट भी ऑन करके रखा है, डेटा बंद है, कनेक्ट तो तब भी रह सकता हूँ ना मैं, कि नहीं रह सकता? रह सकता हूँ। तो आपका मोबाइल और मेरा मोबाइल बेसिकली प्राइवेट आईपी के जरिए बात कर रहा होगा। इंटरनेट पे पब्लिक आईपी यूज करी जाती है, इंटरनेट के अलावा प्राइवेट आईपी के जरिए बात करी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हो सकता है आप लोगों का कि ये डायनेमिक आईपी चलो ठीक है, ये स्टैटिक आईपी कौन यूज करेगा? सर्वर। ठीक है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पर आ रहे हो, कैसा लगेगा, क्या इंस्टीट्यूट आपके पास आ रहा है, आप इंस्टीट्यूट पे आ रहे हो, आप इंस्टीट्यूट पे आ रहे हो, ठीक है, तो अगर इंस्टीट्यूट का एड्रेस डेली डेली चेंज होने लगे, है ना, आप पहुंच पाओगे आसानी से? नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जिसके पास लोग आते हैं वो क्या करता है, वो एक स्टैटिक आईपी परचेस करता है ताकि लोगों को उस तक पहुंचने में दिक्कत ना हो, ठीक है, आसानी से पहुंच पाए और उस वेबसाइट का ट्रैफिक भी कम ना हो। इसलिए क्या होता है, जो वेब सर्वर्स होते हैं वो स्टैटिक आईपी परचेस करते हैं।
मतलब लंबे समय तक वो फिक्स रहती है, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक वो फिक्स रहती है स्टैटिक आईपी। लेकिन हम जैसे जो यूज़र है जिसको जाना है वेबसाइट पे, वो डायनेमिक यूज़ करते हैं। इसके चार्जेस भी कम होते हैं, जो कि हम हमारे डेटा को रिचार्ज करके ही हमारे में काम चल जाता है। प्राइवेट में भी दो होती है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। इसमें भी बाय डिफॉल्ट जो हमें असाइन होती है, जैसे कि अभी मैं VMware चला रहा हूँ, तो वहाँ पे काली पैरेट सब चल रहे हैं, सबके पास स्टैटिक आईपी है, लेकिन कौन से टाइप की है? डायनेमिक है, ठीक है। वो आईपी चेंज हो जाएगी, वैसे वो चेंज जनरली नहीं होती है, आप देखोगे तो चेंज नहीं होगी, लेकिन वो डायनेमिक है। उसको भी हम स्टैटिक कर सकते हैं, लेकिन वो डेटा सर्वर में किया जाता है, हम नहीं करते। वो जैसे मैं VMware ESXi बता रहा था, वहाँ पे मैनुअली स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करी जाती है, लेकिन वो स्टैटिक को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको DHCP प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा और DHCP कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं DHCP बताऊंगा, ARP बता दूंगा। ARP DHCP पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है DHCP? काम क्या है DHCP का? और ARP का? ARP क्या करता है? डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? किसे? हाँ, राउटर की प्राइवेट आईपी को डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं ना। तो डायग्राम भी देख लेते हैं, होगा तो। हम्म, चेक करवा इंटरनेट से, हम्म, जो जैसे कनेक्टेड होगा सबका सेम होगा। सबका सेम होगा। अगर आप इससे कनेक्टेड हो, ठीक है, इससे कनेक्टेड हो आप लोग 5G से, आप भी चेक कर लो, सेम है ना, ठीक है। आप प्राइवेट आईपी कैसे चेक करेंगे? आईपी कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग। तो यहाँ पर बेसिकली इसको रोकता हूँ। यहाँ पर ETA, ये हमारा इंटरफेस होता है, इसको अपन इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। ETH0 दिख रहा है, एक एलो है, एलो लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा। ETH0 के अंदर हमें हमारी प्राइवेट आईपी देखने को मिलती है, जो कि ये है, ठीक है। तो ये हमारी प्राइवेट आईपी है। और अगर आप विंडोज में होते हो तो आप आईपी कॉन्फ़िग लिखते हो उस जगह पे, तो आपको वहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग, सॉरी, ठीक है, CMD चुप हो गया, आईपी कॉन्फ़िग लिखोगे तो यहाँ पे वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई के अंदर आपको ये IPv4 एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर मेरे डिवाइस को आपके डिवाइस से बात करनी है तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप आपके सिस्टम पे जाके भी देखना, तो आपको प्राइवेट आईपी मिलेगी, और वो स्टार्टिंग के 3 पेयर से होंगे, लास्ट अलग होगा। हो सकता है आपके में 40 हो, 50 हो, 256 तक जाएगा बेसिकली वो, तो ये पेयर अलग होगा बस, ठीक है। और राउटर का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 रहता है राउटर का, ठीक है, जनरली। ये देखो यहाँ लिखा भी है, डिफॉल्ट गेटवे की आईपी क्या है? 1.1। तो राउटर सबसे पहली जो प्राइवेट आईपी, मतलब देखो, राउटर DHCP की मदद से आईपी असाइन करेगा, लेकिन उसने आईपी असाइन कर दी, उसको भी तो बात करनी है, तो क्या करता है, सबसे पहली आईपी यानी कि .1 वाली आईपी खुद के लिए रखता है, और उसके बाद वाली आईपी बाकी लोगों को देता है। अगर हम चाहे तो डिफॉल्ट गेटवे को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट गेटवे की आईपी .1 होती है, ठीक है। मैक एड्रेस के बारे में पता है आपको? सिस्टम का होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। अच्छा, सिस्टम में कौन से डिवाइस का होता है, कौन से इक्विपमेंट कंपोनेंट का होता है ना? NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो अगर हम चाहें तो हम मार्केट से भी बाहर से वाईफाई अडेप्टर भी बोलते हैं उसको, लेके आ सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एड्रेस होता है, बोलते हैं उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन अपन भी करेंगे उसे चेंज, ठीक है। उसको चेक करना है तो वो भी हमें IF कॉन्फ़िग में मिल जाएगा। यहाँ पर ईथर वाले में ये मैक एड्रेस मिलता है। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें? इसमें जो स्टार्टिंग के 3 पेयर है ना, इसको हम बोलते हैं वेंडर आईडी, हाँ, और इसके आखिरी के 3 पेयर को बोलते हैं हम डिवाइस आईडी। तो पहला पेयर जो बोल रहा है वो बोल रहा है कंट्री, दूसरा बोल रहा है स्टेट, तीसरा बोल रहा है कंपनी का नाम, और जो आखिरी के 3 पेयर है ये यूनिक डिवाइस आईडी। ये आखिरी के 3 पेयर कभी भी 2 डिवाइस के सेम नहीं हो सकते, स्टार्टिंग के सेम हो सकते हैं,
मान लो आप भी एक डिवाइस चला रहे हो एप्पल का, मैं भी चला रहा हूँ एप्पल का, आपका डिवाइस भी इंडिया में बना, मेरा भी इंडिया में बना, तो हो सकता है पहला पेयर सेम हो, ठीक है। अब हम दोनों का सेम स्टेट में बना हुआ है, तो ये भी सेम होगा, कंपनी भी सेम है, तो ये तीनों स्टार्टिंग के सेम होंगे, लेकिन आखिरी के 3 अलग होंगे, ठीक है। और अगर उसमें देखना है कमांड प्रॉम्प्ट में, तो इसका मैक एड्रेस देखना है तो आईपी कंट्री है नॉर्मल कॉन्फिग, ठीक है, तो इस आ गया ना हाइफन ऑल, तो यहाँ पर आपको मैक एड्रेस देखने को मिल जाएगा, फिजिकल एड्रेस नाम से यहाँ पर है। सर इसकी आईपी एड्रेस 1 से स्टार्ट है, वहाँ पर 140 दिखा रहा है। कहाँ पर? VMware खाली हाँ 145 145, ये इसलिए है क्योंकि VMware में देखो ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का मतलब ये है कि वो वर्चुअल रैम क्रिएट करेगा, वो वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेगा, वो वर्चुअल नेटवर्क कार्ड भी क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, अब इसने क्या किया, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का डिफॉल्ट गेटवे अलग है, अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट का डिफॉल्ट गेटवे होगा 145.1, ठीक है, और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के बाहर, इस VMware के डिवाइस से बाहर मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मुझे बात करनी है तो मुझे इसके नेटवर्क सेटिंग को, जो कि बेसिकली यहाँ से होती है, यहाँ पे आओगे सेटिंग्स पे आओगे, और ये जो नेट पर यहाँ पर नेटवर्क में जो NAT पे है, ये मुझे ब्रिज पे करनी पड़ेगी। जब ब्रिज पे मैं कर दूंगा तो मेरे VMware और मेरे मेन सिस्टम के बीच में एक ब्रिज बन जाएगा, और अब मैं उन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूँ जो कि मेरे राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ होती है। हाँ अच्छा, मैं ARP का काम पूछ रहा था आप लोगों से, ARP का फुल फॉर्म नहीं पता, ठीक है। चलो इस पार्ट को अपन ना देख लेंगे, मुझे रिमाइंड कराना, अपन नेक्स्ट क्लास में अपन नेटवर्किंग का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरे पास कंटेंट रखा है लेकिन मैं उसको पढ़ा नहीं सकता उससे आपको, ठीक है। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, उस होमवर्क को आप लोग नोट कर लीजिए। टास्क 1 ये है, पहले तो आप आपकी काली मशीन को सेटअप कर लीजिए, ठीक है, मशीन सेटअप करिए, ठीक है, APT कॉन्फ़िगर करिए, APT कॉन्फ़िगर हो गया, उसके बाद एक फोल्डर बनाइए, ठीक है, एक फोल्डर बना लीजिए अपने नाम का, और उस फोल्डर के अंदर 4 से 5 और फोल्डर बनाइए, और 4 से 5 फाइल भी बना लो, ठीक है। अब ये जो 4 से 5 फाइल बनाई है, आप क्या करना, एक एक से इन फाइल को आप अलग अलग फोल्डर में कॉपी करना, कुछ फाइल को मूव करना, कुछ फाइल को रीनेम करना, फिर कुछ फाइल को डिलीट करना, ताकि हमें जो नेविगेशन वाला जो पार्ट है वो एटलीस्ट हमारे माइंड में छप जाए। ऐसा ना हो कि हमें कॉपी देखना पड़ रहा है कि कमांड कौन सा है, तो आप कॉपी में देख देख के आप कमांड अप्लाई करना, 3-4 फोल्डर बनाओगे, 4-5 फाइल बनाओगे, मूव कॉपी करोगे, वो माइंड में फिट हो जाएगा, उसके बाद आपको कमांड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमें कुछ फाइल्स क्रिएट करनी है, कुछ फाइल रीनेम करनी है, कुछ फाइल कॉपी करनी है, कुछ फाइल मूव करनी है, और उसके बाद लास्ट में हमें फाइल को रिमूव कर देना है, फाइल और फोल्डर को रिमूव कर लेना है, ताकि बेसिक कमांड हमारे रेडी हो जाए, ठीक है। ये काम करना, इसके बाद मशीन सेटअप हो जाएगी, APT कॉन्फ़िगर हो जाएगा, देन TCP UDP तो पढ़ लिया है ना आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद क्या टास्क दे सकते हैं, ठीक है, असाइनमेंट इसी में हो जाएगा, और ठीक है। इसके बाद आप फाइल सिस्टम चेक करिए, ठीक है। बस फाइल सिस्टम में जब जाओगे तब कुछ डिलीट वगैरह मत करना, डिलीट मूव मत करना यहाँ पे,
ठीक है। फाइल सिस्टम का मतलब क्या है, रूट लोकेशन में जाइए, अलग अलग जो फोल्डर है होम फोल्डर में जाइए, यूज़र बिन में जाइए, यूज़र शेयर में जाइए, जो जो फोल्डर मैंने बताए हैं उन फोल्डर में जाइए, बैक आइए, ताकि आपको एक बार के लिए लोकेशन याद हो जाएगी किस तरीके से होती है। ठीक है, वो चीज़ की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो फाइल सिस्टम जितना अच्छे से एक्सप्लोर करोगे उतना बेटर रहेगा। फिर नोट्स बना लेना रिकॉर्डिंग देख के, और और कुछ रिसर्च वर्क देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, हाइपरवाइजर, वर्चुअलाइजेशन, इसके नोट्स बना लेना और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। ठीक है, वहीं पे जाके गूगल पे जाके सर्च वगैरह करिएगा, क्या क्या है वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स, क्या है नुकसान, क्या है, ये सब चीज़ें एक बार इसको देख लेना। ठीक है, सर एआरपी जैसे नेटवर्क के थ्रू ऐसे हाँ, एआरपी सिस्टम होगा ना, ए आर पी, नेट नेट वाला आईपी का कनेक्शन बना नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, ए आर पी एक प्रोटोकॉल है। जब आप DHCP से, DHCP IP असाइन करता है, एक बार DHCP ने IP असाइन कर दी तो DHCP का काम खत्म हो गया। अब मान लीजिए DHCP ने IP असाइन कर दी, ये राउटर है, एक आपका डिवाइस कनेक्ट है, एक मेरा डिवाइस कनेक्ट है। अब हम दोनों बोल रहे हैं कि हमको गूगल एक्सेस करना है। ठीक है, तो अब वो राउटर के पास जो भी आएगा गूगल से डेटा, एक वो आपको भेजेगा, एक मेरे को भेजेगा। उसको पता कैसे चलेगा कि इसको कौन सा भेजना है? तो वहां पर क्या करेगा वो, बेसिकली उसके पास एक टेबल होता है ARP टेबल नाम का। उस ARP टेबल में दो चीजें होती है, एक तो IP लिखा होता है, दूसरा मैक एड्रेस लिखा होता है। तो वो कंफर्म करता है उसको कि IP एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है। आपने जो चीज मांगी थी वो आपको देगा और अपने ARP टेबल में अपडेट करेगा कि ये डेटा मैंने उसे भेज दिया है। ठीक है, तो ARP में बेसिकली वो पूछता है कि हु इज 0.1, हु इज 0.2, कंटिन्यूसली पूछता रहता है। जो भी डिवाइस होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका डिवाइस है .10, वो पूछेगा हु इज 0.10, तो आपका डिवाइस बोलेगा मैं हूँ 0.10। तो इंटरनेट से जो भी डेटा आया होगा वो आपको फॉरवर्ड करेगा और अपने ARP टेबल में अपडेट करेगा कि मैंने इसे डेटा भेज दिया है। ठीक है, और यहीं पर आपका एक अटैक भी हो जाता है, ARP पॉइजनिंग। मान लीजिए 0.10 आप हो, उसने पूछा हु इज 0.10, मान लीजिए आपके लिए इंटरनेट से कुछ पैकेज आया है, ठीक है, कुछ डेटा आया है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया और मैंने आपसे पहले बोल दिया मैं हूँ 0.10। तो वो जो आपका डेटा आपके पास जाना है तो वो मेरे पास आ जाएगा। सर एआरपी में मतलब आईपी के साथ में मैक एड्रेस मैक एड्रेस भी होता है, बिल्कुल, दोनों के पेयर होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि IP स्पूफिंग बहुत ही कॉमन चीज़ है, IP हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो क्या करता है, मैक एड्रेस को वो प्रोमिनेंटली फॉलो करता है, मैक एड्रेस भी चेक करता है वो। अभी क्या है ना कि अभी सीजन हुआ नहीं है। नहीं, CCNA का पार्ट नहीं है तो CH का पार्ट है। CCNA में क्या है, देखो CCNA नेटवर्किंग सेंट्रिक है। यानी कि अगर आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, आपको सर्वर मैनेज करना है, ठीक है, बेसिकली अगर आपको नेटवर्क रिलेटेड काम करना है, ठीक है, सर डेटा सेंटर में जाकर नेटवर्क वगैरह मैनेज करना है, तो आप CCNA करते हो। ठीक है, और उसमें नेटवर्किंग आप डीप लेवल पे पढ़ते हो। और आईपी और मैक का कुछ मतलब प्रैक्टिकल उतना हुआ नहीं है, हम्म, इसीलिए प्रॉब्लम। नहीं वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दो तीन चीज़ें, देखो आपके कोर्स में क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। पहला तो है CCNA। ठीक है, CCNA का फुल फॉर्म क्या है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। ठीक है, नेटवर्क प्रोफेशनल, ये आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। ठीक है, तो आप डेटा सेंटर में जाके आप नेटवर्क मैनेज करोगे, सर्वर्स वगैरह के कॉन्फ़िगर वगैरह वो सब करोगे। तो CCNA आपको इस पोजीशन पे ले जाता है। दूसरी चीज़ जो आप पढ़ रहे हो वो है रेड हैट। रेड हैट आपको बनाता है सिस्टम एडमिन, सॉरी सिस्टम एडमिन या फिर सर्वर एडमिन बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जो सर्वर वहां पर है वो सर्वर को मैनेज करता है, नेटवर्क वाला पार्ट मैनेज नहीं करता। कितने यूजर बनेंगे, किसके पास कौन सी परमिशन रहेगी, कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो रेड हैट आपको करवाता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पार्ट है आपका CH। CH क्या है, ये पूरा हैकिंग है, ऑफेंसिव है। ठीक है, ये हैकिंग है, ऑफेंसिव है, पूरा अटैकिंग पार्ट है इसमें। ठीक है, तो अगर आपको देखो CH में क्या चीज़ होती है, CH में देखो जितना इसमें पढ़ते जाओगे ना, जितना आप लिनक्स पढ़ोगे उतना कम है, जितना नेटवर्किंग पढ़ोगे उतना कम है, जितना हैकिंग पढ़ोगे उतना कम है। CCNA नेटवर्क पे फोकस्ड है, तो अगर आपको CCNA आप कर रहे हो तो आपको नेटवर्किंग बहुत थोड़ा काफ़ी डीप डाउन जाना पड़ता है। CH जब अपन पढ़ाते हैं ना तो अपन नेटवर्किंग उतना डीप में नहीं जाते हैं, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ते हैं और अपन आगे बढ़ जाते हैं। रेड हैट जब आप पढ़ोगे तो आप नेटवर्किंग वगैरह उस पर उतना फोकस नहीं, लेकिन ये आपको लिनक्स और डीप डाउन थोड़ा लेके जाता है। यहाँ पे जब CH पढ़ते हैं तो अपन लिनक्स भी बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाते, जितना ज़रूरी है उतना जाते हैं। और हमारा बस फोकस ये रहता है कि अपन नेटवर्क को जरूरी वाला पार्ट करें, तो लिनक्स जरूरी वाला पार्ट पढ़े, उसके बाद अपन आ जाए हैकिंग पर। यहाँ पर रेड हैट में हैकिंग नहीं होती, मतलब रेड हैट से हैकिंग आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स लिनक्स है
तो वहाँ पे कर सकते हो, टूल इंस्टॉल कर सकते हो, काम आपका हो जाएगा। विंडोज़ से भी कर सकते हो। लेकिन जो रेड हैट है ये बेसिकली आपको लिनक्स का प्रोफेशनल बनाता है, ये नेटर का प्रोफेशनल बनाएगा, ये आपको हैकिंग का प्रोफेशनल बनाएगा। ये फ़र्क होता है तीनों में। सीसीएनए करोगे तो इसके बाद एक और ज़्यादा डीप आता है सीसीएनपी, ये नेटवर्किंग के और डीप में जाता है, ये आपको सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। उसी तरीके से रेड हैट में भी आपको रेड हैट सर्टिफाइड प्रोफेशनल आप ऐसे कुछ करोगे, RHCH है, तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें भी आपको अलग अलग सर्टिफिकेशन मिलेंगे। CHR हो जाएगा इसके बाद, तो आप फिर जा सकते हो CH मास्टर पे। खैर वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ CH मास्टर। इसके बाद एक बार CH हो गया तो आप किसी बेटर सर्टिफिकेशन पे जाओ, EGPT पे चले जाओ, EWPTX पे चले जाओ, OSCP पे चले जाओ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा आपके। 3 साल तो आपको 2 से 3 साल यहीं लग जाएंगे इसको यहाँ तक पहुँचने में। ये चीज़ है, तो ये चीज़ ठीक है। आज के लिए इतना ही है। सो मैं आप लोगों को एक बार शेयर कर देता हूँ फाइल्स। लोग सर्टिफिकेशन करते हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता है कि किस बारे में, मतलब वो क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ करने से आप क्या बनोगे। तो आपका जिस पे भी मतलब आपको, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है कि आप तीनों चीज़ें सीख रहे हो।